Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is Vedant Singh Thakur, your English educator. So my dear students, मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए क्लास 12th English बिहार बोर्ड I have a dream Martin Luther King Jr. chapter 4 exercise part 3. So already we have covered 2 parts. Okay, हम 2 parts को कवर कर चुके हैं और अब हम कवर कर रहे हैं पार्ट 3. अब देखिए यहां पर क्या दिया है, ग्रुप डिस्कशन पेज नंबर 38. अब सबसे पहला काम जो है ना माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्या करना है, पेज नंबर 38 को आप लोग ओपन कर लीजिए. ठीक है, पेज नंबर 38 को जब आप ओपन कर लोगे ना तो आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन दिखेगा, डिस्कस द फॉलोइंग इन ग्रुप्स और पेयर्स, है ना. पेयर्स और ग्रुप्स में आपको डिस्कस करना है. अब बोलते सर ये क्वेश्चन हमेशा आ जाता है, आपने पार्ट 3 में रखा है, क्या है ये क्वेश्चन, ऐसा क्यों है? ये इसीलिए है ना क्योंकि आप लोगों को ना कुछ क्रिएटिव करना होगा ना. आप लोग आओ, लोगों से चर्चा करो, बातचीत करो, तभी तो उसका निष्कर्ष निकल कर आएगा. तो वही चीज जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिए. अब यहां पर दिया है पहली बात, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, है ना. हम बात कर रहे हैं किसकी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की. अब आप लोगों को मैंने बहुत पहले बताया है कि जब भी हम बात करते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की, भाई ये तो अमेरिकन है, व्हाइट अमेरिकन है, सफेद है, मैं तो काला हूं, है ना. अरे ये तो ब्लैक फॉरेस्ट है, नहीं ये पाइनएप्पल. आप लोग बोलोगे सर ब्लैक फॉरेस्ट पाइनएप्पल क्या हुआ? आप लोगों ने कभी सुना होगा कि ये सब ब्लैक फॉरेस्ट, है ना, काला है ये तो लोग क्या करते हैं, तो काला से तो बैठना नहीं है, अरे ये तो ऐसा है. अरे भाई क्या सोच रहे हो आप, ये कोई बात होती है क्या? ऐसा थोड़ी होता है कि वो काला है पीला है तो हमसे बातचीत नहीं करेंगे. तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ओवरऑल नस्ल भेद, ये ना आप ये कह सकते हो कैसे दिखता है, अलग अलग तरह की भेद जो होते हैं उसको लेकर बात हो रही है. तभी हम बात कर रहे हैं रेशियल, यानी चमड़ी को लेकर, है ना, कैसे दिखता है वो तो उसके हिसाब से अपन देखेंगे. अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, सबसे पहली चीज दी है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लो. इज एनी डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडिविजुअल ना, ये एक तरीके से क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है किसके खिलाफ, कोई भी इंडिविजुअल ना. आप लोगों को पता होगा इंडिविजुअल के बारे में, इंडिविजुअल का मतलब होता है कोई भी एक अकेला व्यक्ति. अब आप बोलोगे सर ये इंडिविजुअल से समझ में क्या आ रहा है? देखिए इंडिविजुअल की जब भी हम बात करते हैं ना तो सबसे पहली चीज आनी चाहिए हम अकेले ना. एक अकेला थक जाए तो आप लोग कंटिन्यू कर सकते, आगे क्या कहोगे. तो यहां पर वो अकेले की बात हो रही है कि एक अकेला ना, तो साथ ही हाथ बढ़ाना बोलते ना, एक अकेला थक जाए तो साथ ही हाथ बढ़ाना. तो अकेला है, इंडिविजुअल है ना, खुद की आइडेंटिटी है उसको किसी का साथ नहीं चाहिए, वो इंडिविजुअल एक एग्जिस्टेंस कर रहा है. तो जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं हर एक इंडिविजुअल के खिलाफ, है ना, इकलौते के खिलाफ, किसके बेसिस पे, किसके धरातल पे, बेसिस का मतलब धरातल ही हुआ ना भाई, ये बेस है ना, इस बेस पर हम लोग खड़े हैं, धरती हमारा बेस है ना भाई. आप उस धरती पर खड़े हो और धरती पर ही आप लोग क्या बोलो, अरे हम लोग तो बहुत महान है. कैसे महान? धरती पर टिके हुए हो आप लोग. तो ये जो है यहां पर ये कहा जा रहा है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वह डिस्क्रिमिनेशन होता है उस इंडिविजुअल के खिलाफ किस धरातल पे, ऑन देयर स्किन, मतलब एक बेस बना दो, मतलब ये चमड़ी के बेस, इसकी चमड़ी तो ऐसी है, ये तो काला है, इसको नाम चलो रख दो कल्लू राम रख दो. आप लोगों ने सुना होगा पहले समय में क्या नाम लगा करते थे, इसका नाम है कल्लू राम. क्यों कल्लू राम है इसका नाम? क्योंकि काला है. अब भगवान श्री कृष्ण का नाम भी कृष्ण रखा था, क्यों? क्योंकि वो ब्लैक थे. तो ना अब हम यहाँ पे उनकी बात नहीं कर रहे, बस एक एग्जाम्पल दिया है. तो स्किन के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे ना, एथनिक ओरिजिन के बेसिस पे, मतलब कहां वो पैदा हो रहा है, किस ग्रुप का वो मेंबर है ना. तो इंडिविजुअल कैन डिस्क्रिमिनेट, और जो इंडिविजुअल्स हैं वो क्या हो सकते हैं, कैन डिस्क्रिमिनेट बाय रिफ्यूजिंग टू डू बिजनेस विद सोशलाइज. तो हर एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट की बात हो रही है यहां पर. तो अगर मैं बात करता हूं कुछ ऐसे इंडिविजुअल है ना के लोग ना, अब यहां पर ग्रुप ऑफ पीपल की बात नहीं कर, हर ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो इंडिविजुअल से बना हुआ है ना. ग्रुप ऑफ पीपल किससे बना है? हर एक इंडिविजुअल से बना हुआ है. तो वही बात यहां पर ये है कि इंडिविजुअल कैन डिस्क्रिमिनेट बाय रिफ्यूजिंग टू डू बिजनेसेस, है ना. तो इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं, कैन यूज कर सकते. अब देखिए यहां पे कैन आ रहा है, ये मॉडल है, मॉडल वर्ड ना. मैंने आपको बताया है कि कैन वर्ड जो है ना
सॉरी ये जो वर्ब है ना कहीं मॉडल वर्ब्स जो होते हैं कैन, कुड, ना ये सब कुछ कहाँ यूज होते हैं, इनको हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। और ये कहीं ना कहीं किसको बताते हैं, कैपेबिलिटी को बताते हैं। तो याद रखिए इंडिविजुअल्स कैन डिस्क्रिमिनेट, वो क्या कर सकते हैं, पूरे कैपेबल हैं डिस्क्रिमिनेट करने के लिए। बाय रिफ्यूजिंग टू डू बिजनेस, वो लोग क्या कर सकते हैं, रिफ्यूज कर सकते हैं। भाई हमें नहीं करना, रिफ्यूज का मतलब क्या होता है, मुझे नहीं करना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, इसके साथ में व्यापार नहीं करना चाहता, ठीक है। विथ सोशलाइज विथ ना, उनके साथ में सामाजिकरण ना, समाज में हम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इकट्ठा होते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं। भाई हमें तो उस कल्लू राम के साथ क्या नहीं करना है, हमको उस कल्लू राम के साथ मिलना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो काला है, ब्लैक है ना। आपने गाना सुना होगा, वैसे हम यहाँ पे उन चीजों को कनेक्ट नहीं कर रहे, धार्मिक चीजों को कनेक्ट नहीं कर रहे। तो भगवान कृष्ण बोलते ना अपनी यशोदा मम्मी से कि राधा क्यों गोरी में क्यों काला, है ना, एक गाना बनाया गया है। तो वो गोरी है और मैं काला हूं, तो है ना, यहाँ पर भी वो क्या बता रहे, रंग का जो फेर होता है कहीं ना कहीं हम देख पाते। लेकिन उनके साथ सबका व्यवहार अच्छा रहा, वो एक अलग कहानी है। लेकिन अभी हम प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट की बात करें, भाई वो काला है, अब ये जो हमारे कल्लू राम है वो काले, उनके साथ कौन नहीं करेगा, बिजनेस नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो मैंने उदाहरण के तौर पर बनाया है, एक पर्टिकुलर बात आप लोगों को बता दिया है यहाँ पर कि आप इस बात को समझो कि आप इमेजिन करो एक कल्लू राम का नाम का एक व्यक्ति है। भाई एक इंडिविजुअल ने मना कर दिया, हमको उसके साथ काम ही नहीं करना, हमको कोई बिजनेस नहीं करना, हमको उसके साथ मिलना जुलना नहीं है, सोशलाइज नहीं होना है। लोग क्या करते हैं, सोशलाइज होने की कोशिश करते हैं, हमको उसके साथ नहीं होना है। और शेयर रिसोर्सेज विद पीपल, आप बोलोगे सर ये रिसोर्सेज क्या होते हैं? भाई रिसोर्सेज चीजें होती हैं, रिसोर्सेज चीजें होती हैं, आप उन चीजों को आप क्या नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे जो समाज में ना। अब भाई आप देखो लैंड रिसोर्स होता है, ठीक है, बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, अगर आप शेयर नहीं करोगे तो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो ऑफ अ सर्टेन ग्रुप, यानी किसी निश्चित ग्रुप के साथ कुछ इंडिविजुअल्स क्या कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आप उसको कह सकते हो कि यह एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ क्या, स्किन कलर, है ना। खास के रेशियल डिस्क्रिमिनेशन तो चमड़ी को ही देखकर ज्यादा से ज्यादा किया जाता है ना। हम बाद में आप एथनिक ओरिजिन, रेस को भी जोड़ सकते हो, लेकिन मेन यही होता है। गवर्नमेंट्स कैन डिस्क्रिमिनेट फॉर एग्जाम्पल। अब ऐसे गवर्नमेंट भी है, ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट भी क्या करती है, कभी कभी लोगों को ना डिस्क्रिमिनेट करती है, वो भी भेदभाव कर सकती है ना, थ्रू पॉलिसीज ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन, है ना। अब अगर वो पॉलिसीज ले आए, आप लोगों ने सुना होगा ना अमेरिका में क्या सेग्रीगेशन चल रहा था, सेग्रीगेशन के तहत लोगों को आइसोलेट कर देते थे, अकेला कर दिया, उसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, अकेला करके रख दिया। तो गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है, लोगों को ना अपनी पॉलिसीज के थ्रू ना घुमा सकती है चक्करों में। क्या करेगी, एक पॉलिसी बना दी उसने, उस पॉलिसी के तहत उसने क्या करा, उस पॉलिसी के तहत उसने एक ऐसा बाण मारा, सब धाराशायी हो गए ना। क्या हुआ, रेशियल सेग्रीगेशन का पॉलिसी ले आए, जिसके तहत क्या हुआ, है ना, लोगों को क्या करना पड़ा, रहना पड़ा अकेला। तो इन पॉलिसीज के थ्रू क्या होता है, प्रॉब्लम होती है। अब देखिए डिस्पैरेट अब देखिए इन्फोर्समेंट ऑफ लॉस, है ना, डिस्पैरेट बहुत बुरे जो इन्फोर्समेंट है ना, लेकर आना, कोई भी चीज को लाना, लागू करना। तो जो चीज अच्छी नहीं उस चीज को, कौन से लॉस को इन्फोर्समेंट में लाना जो बिल्कुल बढ़िया नहीं है, या डिसप्रोपोर्शनेट अलोकेशन, मतलब किसी को बराबरी से वो चीज नहीं देनी। ऐसे हम बोलते हैं ना 1:2 प्रोपोर्शन टू 1:2, है ना, इस तरह से हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं ना कि प्रोपोर्शन में है ये। भाई अब डिसप्रोपोर्शन कैसे हो जाएगा, मैंने क्या 1:2 और यहां पर क्या किया 1:4 कर दिया, तो डिसप्रोपोर्शनेट हो गया, ये इक्वल नहीं हुआ क्या इक्वल नहीं हुआ, क्योंकि ये रेशो सेम थे, लेकिन ये रेशो रेट और ये यहां पर ये रेशो बिल्कुल सेम नहीं है। तो स्वाभाविक है कि आप इस बात को समझ सकते हो कि डिसप्रोपोर्शनेट अलोकेशन, यानी किसी एक एरिया में तो 1:2 के तौर पर गया, पर कहीं पे 1:4 के तौर पर गया, तो ये तो अन्याय हो गया ना। तो वही चीज जो है यहां पर आप देख पा रहे हो। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इस तरह के लॉज ला सकती है ना। और अलोकेशन मतलब देना, कोई भी चीज, कोई भी रिसोर्स को या सोर्सेज जो स्रोत होते हैं वो किसी को देना, तो उसमें वो क्या कर सकते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेट अलोकेशन कर सकती है, किसका, रिसोर्सेज का, है ना। किसी को 1:2 में गया, किसी को 1:4 में चला गया, वो तो इक्वल नहीं ना, प्रोपोर्शनल ही नहीं है, वो प्रोपोर्शनेट ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, चीज आप देख पाते हो।
तो हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं। आप लोग अगर रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आज के समय तो क्या हो गया है ना, न्यूज़पेपर की जगह ऐप्स आ गए हैं। अब आप लोग कोई भी ऐप खोल लो और उस ऐप खोल के ना आप लोग डायरेक्टली इन सभी चीजों को ना देख सकते हो, इन सबको समझ सकते हो और इजीली ना इनको क्या कर सकते हो, आप ग्रैस्प कर सकते हो। क्योंकि आज के समय में सारी परिस्थितियां जो हैं वो बहुत बहुत बदलती जा रही हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो इस बात को आप समझ जाओ, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है, किसके बेसिस पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, और आप लोगों का डिस्कशन है ये नहीं है कि मैंने पढ़ा दिया तो उसके बाद आप लोग क्या करोगे, ठीक है टाटा बाय बाय सर अब हम जा रहे हैं और हमको कुछ भी नहीं करना। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप लोगों को सबसे पहला काम ये करना है कि डिस्कशन करने के बाद आप लोग ग्रुप बनाओगे। ठीक है, जैसे कि बहुत से कमेंट में गुड़िया है ना, अनवित है, बहुत से लोग हैं। आप लोग क्या करें, आप लोग कनेक्ट हो एक दूसरे से, डिस्कस करें, अपने क्लास में लोग डिस्कशन लें। ठीक है, such jurisdictions have anti-discrimination laws which prohibit the government or individual from discriminating based on race, है ना, in various circumstances। अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, चलिए एक बार हम देख लेते हैं। तो अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है, some jurisdictions ना भाई, जुडिक्शंस क्या होता है। अब बोलोगे सर ये क्या आ गया, बहुत भयानक सा टर्म आ गया है। अरे कुछ भी नहीं, क्षेत्र अधिकार कानूनी अधिकार होते हैं। ठीक है, हैव एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज ना भाई, अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन लॉज होते हैं, उसके खिलाफ में जो लाया जाता है उसको बोलते हैं एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो प्रोहिबिट करते हैं। अब प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है, प्रोहिबिट का मतलब होता है रोकना। क्या गवर्नमेंट को, जो हमारी गवर्नमेंट है, सरकार है, और इंडिविजुअल, ठीक है, किससे, फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग बे। अब देखिए, अब अगर हम देखें तो यहां पर इंडिविजुअल को जो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, किसको, रेस के बेसिस पर। ठीक है, कहां पे, इन वेरियस सर्कमस्टेंसेस। तो बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस पर अगर आप ध्यान दो तो आपको पता चलेगा कि डिस्क्रिमिनेट होते हैं लोग, ठीक है, किसके बेस पर, रेस के बेसिस पर। ठीक है, एंड समटाइम्स अदर फैक्टर, कुछ अलग फैक्टर्स या अलग कारक होते हैं उसके बेसिस पर भी। Some institutions and laws use affirmative action. Now, I know definitely there are certain students who are thinking about this particular term. Like, sir, please tell the meaning of affirmative action. See, affirmative action का मतलब क्या होता है? It's very normal, my dear students. Affirmative action के बारे में हम देखेंगे थोड़ी देर बाद, पहले इसको सेंटेंस को कंप्लीट कर लें। तो some institutions and laws use affirmative action टू अटेम्प्ट टू ओवरकम, ताकि वो क्या कर सके, इनको यूज करते हैं, इसको बताऊंगा मैं। टू अटेम्प्ट टू ओवरकम, तो क्यों, ताकि वो क्या कर सके ना, अटेम्प्ट करे, क्या करने, ओवरकम करने के लिए, और कंपनसेट करने। कंपनसेट का मतलब होता है मुआवजा देना। ठीक है, किस लिए, फॉर द इफेक्ट्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो इंपैक्ट पड़ा है किसका, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का। अब देखिए यहां पर साफ साफ ये कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे क्षेत्राधिकार होते हैं, ठीक है, हैव एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज ना, जिसमें क्या होता है, जैसे एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज, ऐसे कुछ लॉज लाए गए जो डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट जैसे कानून बनाए गए, जो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं रोकेंगे गवर्नमेंट और इंडिविजुअल को कि डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, अगर वो रेस के बेसिस पे या अलग सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पर। यानी ओवरऑल यहां यही कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे लॉज लाए जाते हैं जो गवर्नमेंट के खिलाफ होते हैं और जो ना उन लोगों को रोक देते हैं गवर्नमेंट को। अगर आप लोग ध्यान दो तो कभी कभी लॉज बन जाते हैं, पॉलिसीज बनती है, तो उनके लिए एंटी, है ना, ऐसे लॉज लाए जाते हैं जुडिक्शन के अधिकार के तहत पे। और उससे क्या होता है, उससे सिर्फ एक ही चीज क्लियर हो जाती है, और वो ये होती है कि वे लोग कहीं ना कहीं क्या होते हैं, उनको रोक दिया जाता है, प्रोहिबिट कर दिया जाता है। तो गवर्नमेंट क्या है, फिर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। अब कुछ इंस्टीट्यूशन, अब यहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि अफर्मेटिव एक्शन, है ना, अफर्मेटिव एक्शन क्या होता है। अफर्मेटिव एक्शन की अगर मैं बात करूं तो अफर्मेटिव एक्शन का मतलब क्या होगा। अब देखिए यहां पर आते हैं हम, अब मैं इसको एसी कर देता हूं। ठीक है, एसी से समझ जाओगे कि अफर्मेटिव एक्शन की बात हो रही है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, अफर्मेटिव एक्शन कहेंगे। अब यहां पर देखिए अफर्मेटिव एक्शन, ठीक है, तो ये एसी मान लो आप, है ना, तब इसकी बात हो रही है। तो अब अफर्मेटिव एक्शन क्या है, क्या होता है कि जब कभी भी ना, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम ध्यान दें तो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं, ठीक है, ओबीसी के लोग होते हैं, ठीक है, एसटीज होते हैं, एससीज होते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि
ऐसा कहा जाता है इंस्टीट्यूशंस के द्वारा कि जब अगर हम बात करते हैं 1945 की ना, भारत की आजादी की पहले की, तो जो जर्नल थे उन लोगों ने क्या करा, मतलब ब्राह्मण लोग, ऐसे लोग जो लोग बहुत अच्छे लोग हुआ करते थे, अच्छा पैसा वगैरह होता था, उन लोगों ने क्या करा, ओबीसीज, एसटी, एससी यानी जो छोटी जाति के लोग हैं उन लोगों को बहुत परेशान किया, उनको बहुत बहुत त्रस्त कर दिया। तो ऐसी स्थिति में जब भारत आजाद हुआ, जब गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई, तो बी आर अम्बेडकर और लोगों ने भी क्या करा, उन्होंने कहा कि हम अफर्मेटिव एक्शन का एक यूज करेंगे। अब आप बोलोगे सर अफर्मेटिव एक्शन क्या होता है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्शन। अब आप बोलोगे सर ये पॉजिटिव एक्शन क्या होता है, देखिए पॉजिटिव एक्शन का मतलब ये होता है कि यहां पर हम क्या करते हैं, एक अच्छी एक्शन का यूज करते हैं जो कि सकारात्मक है, और वो एक्शन क्या करेगा, अब हमने क्या करा, उन लोगों के लिए सकारात्मक एक्शन लेना, अफर्मेटिव है पॉजिटिव। तो अब जो जर्नल लोग थे ना, ब्राह्मण लोग, ठाकुर लोग है ना, बहुत बुरा कि आपने मदर इंडिया देखी होगी, तो आपने देखा ना कंगन ले लिए थे उस बेचारी से, उसके कंगन के रुला रहा था, उसको बहुत परेशान किया, बहुत उसके साथ गलत हुआ ना, तो ऐसे बहुत केसेस हुए हैं। और वो लोग क्या हुए, इतना परेशान किया कि वो लोग नीचे आ गए। अब जो डाउन ट्रोडन हो चुके हैं, इफ they are downtrodden, then it's like very imperative for us, na, for the government as well, to make them up, na, we have, this is a very important need, ये बहुत आवश्यक चीज है। तो हमको क्या करना होगा, अब इन लोगों के जो अत्याचार थे, ओबीसी एसटी पे जो अत्याचार हुआ, अब उनको क्या करना है। अब 1945 में गवर्नमेंट आई, उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि हम रिजर्वेशन लाएंगे, कुछ इंस्टीट्यूशंस ने भी ये कहा कि हम कुछ रिजर्वेशन लाएंगे ताकि जर्नल लोग तो इजीली कर लेते, लेकिन जो ओबीसीज, एसटी, एससीज हैं, उन लोगों को क्या प्रोवाइड किया जाए, उन लोगों को ना कुछ हद तक उनको कुछ ऐसी चीजें प्रोवाइड की जाए जिससे वो लोग क्या करें, वो लोग ऊपर उठ सके। ऐसा कहा जाता है कि 10 या 12 साल के लिए रिजर्वेशन दिया गया ताकि वो लोग जल्दी जल्दी ऊपर आ जाए ना। रिजर्वेशन में क्या होता है, कोटा बनता है, रिजर्वेशन का कोटा बनाया जाता है, जिसके तहत ऐसा कहा गया है, मान लीजिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, तो मान लीजिए उदाहरण के तौर पे, ये रियल बेसिस का नहीं है, हाँ वहां पर रिजर्वेशन है, बस मैं अपने हिसाब से आपको बनाकर बता रहा हूं कि वहां पर कि अगर 100 बच्चों को सिलेक्ट होना है तो उसमें 20 या 25 बच्चे जो होंगे एसटी, एससी, ओबीसी के होंगे, मतलब उनमें से कुछ बच्चों को चांसेस दिया जाएगा, 10 या 20% रिजर्वेशन वहां पर होता है ताकि वहां के बच्चे भी आ सकें, उन लोगों को भी रिप्रेजेंट करने का मौका मिले। अब आप बोलोगे सर ये अफर्मेटिव एक्शन तो बहुत बुरा हो गया। देखिए अफर्मेटिव एक्शन बुरा नहीं है, ये नेगेटिव नहीं, एक अफर्मेटिव एक्शन है, यानी एक अफर्मेटिव एक्शन क्या है, एक पॉजिटिव एक्शन है। ये एक्शन क्यों लिया गया है, ताकि हम क्या कर सकें, जो लोग हैं जो नीचे गिरे हुए हैं उनको हम अप कर सके। और ये हमेशा के लिए नहीं था, अब सरकारें कर रही हैं, उसको बराबर बनाते जा रही हैं, बढ़ाते जा रही हैं, लेकिन आज भी इस पॉजिटिव एक्शन को पॉजिटिव तौर पर ही देखा जाता है, ताकि क्योंकि ऐसा है, रियलिटी है। ठीक है, हम बोलते जर्नल के लोग भी गरीब होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि भाई पैसे नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एसटी, एससी के साथ जो बुरा हुआ है उसको तो हमको आगे करना पड़ेगा ना कभी किसी को ऊपर और नीचे तो होना ही होगा। तो इसी के चलते ये चीज लाई गई। तो यही बात जो है यहां पर बताई जा रही है, टू ओवरकम और कंपेंसेट। और इसमें क्या करते हैं कि कुछ इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो क्या करते हैं, लॉज यूज करते हैं ना अफर्मेटिव एक्शन के, ताकि एक अटेम्प्ट होता है, कोशिश होती है कि ओवरकम किया जाए, मतलब उसको हम ऊपर लेकर जाएं। ठीक है, ओवरकम किया जाए, उनको जो परेशानियां आती है उससे ऊपर उठाया जाए। और कंपेंसेट, कभी कभी क्या होता है उन लोगों को ना कंपेंसेट, मुआवजा देना है ना, कंपनसेशन देना उन लोगों को। मुआवजा आपने सुना होगा ना, दूरदर्शन पे एक चैनल आता था मुआवजा देना, वो आप लोग ने देखा नहीं होगा, बहुत पहले की बात है। तो मुआवजा दिया जाता है उन लोगों को, पैसों के तौर पे मुआवजा दिया जाता है। ठीक है, मुआवजा दिया जाता है उनको, बेसिस पे उनको कुछ जगह दाखिला मिल जाता है। ठीक है, फॉर द इफेक्ट्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि उनको साथ क्या हुआ है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जैसा बड़ा भयानक राक्षस उनके सामने आया था। तो आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि यहां पर यही बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कशन में। अगर आप लोग डिस्कशन करते भी हो तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से हटकर आपको कहीं नहीं जाना है। पता चला आप लोग डॉरी सिस्टम पर आ जाओ, सती प्रथा पर आ जाओ, नहीं, हम यहां पर डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, जेंडर पे भी मत आना, यहां महिला पुरुष की बात नहीं हो रही है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट बिकॉज दिस क्वेश्चन इज
ओवरऑल वेरी इंपॉर्टेंट है ना। रीजन बिहाइंड इट इज दैट कि कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को पूछा जाता है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, VVI मान लो इसको। और सबसे पहली चीज तो ये है कि यहां पर फीमेल चाइल्ड की बात हो रही, फीमेल चाइल्ड की बात हो रही है ना, फीमेल चाइल्ड या मेल चाइल्ड की बात नहीं हो रही, एक छोटी बच्ची के अधिकार की बात हो रही, फीमेल चाइल्ड। तो अब आप बोलोगे सर ऐसा क्वेश्चन क्यों आया कि राइट्स ऑफ अ मेल चाइल्ड, फीमेल चाइल्ड का क्यों आया? क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी मैंने आप लोगों को एक पोम पढ़ा ही है, मेरे हिसाब से आप लोगों को शायद याद आ रही होगी अभी, कि जहां पे आपने देखा होगा कि वॉइस ऑफ अनवांटेड गर्ल है ना, एक बहुत अच्छा चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था ना, वॉइस ऑफ अनवांटेड गर्ल। ये आप लोगों का 11th में चैप्टर था है ना, वॉइस ऑफ अनवांटेड गर्ल। और अब आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को बताओ उसकी पोइट कौन थी, है ना, मैंने थी बता दिया है, महिला थी वो। तो उन्होंने क्या करा, वॉइस ऑफ अनवांटेड गर्ल में उन्होंने क्या बताया था? यही बताया था ना, उसको पैदा होते ही वो मार दी गई, पैदा होने से पहले ही उसको कत्ल कर दिया गया। तो ये जो वॉइस है वो मां से पूछ रही है, क्वेश्चन कर रही है, तो यहां पर क्या हुआ, उसका अधिकार ही ले लिया आपने, उसके पैदा होने से पहले उसको मार लिया। तो ये जो फीमेल चाइल्ड, राइट्स ऑफ फीमेल चाइल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे में पूछा जा सकता है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बात करता हूं इन मैनी कंट्रीज ना, बहुत सारी कंट्रीज हैं, बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पे गर्ल्स आर द फर्स्ट विक्टिम्स ना, सबसे पहला जो शिकार होती है, विक्टिम का मतलब होता है शिकार होना ना, सबसे पहला शिकार लड़कियां ही होती हैं। When children's human rights are violated है ना। अब अगर हम बात करते हैं, जब कभी भी लड़की, अगर हम चिल्ड्रंस ह्यूमन राइट की बात करते हैं जिनका हनन होता है, वायलेट होना मतलब हनन होना है, एंड दे ऑफन सफर डबल डिस्क्रिमिनेशन है ना। तो यहां पर ये कहा जा रहा है कि इन मेनी कंट्रीज गर्ल आर द फर्स्ट विक्टिम्स, जहां पर ना वेयर चिल्ड्रंस, यहां पे वेयर आएगा, यहां पर वेयर मान लीजिए इसको ना, वेयर मान लो आप, जहां पे चिल्ड्रंस की ह्यूमन राइट्स जो होते हैं उनका हनन होता है, और दे ऑफन सफर डबल डिस्क्रिमिनेशन, और उन लोगों के साथ तो क्या होता है, दोहरा डबल भेदभाव होता है, डबल डिस्क्रिमिनेशन होता है। डबल डिस्क्रिमिनेशन क्या होगा, फॉर देयर एज एंड फॉर देयर जेंडर। मतलब भाई आप तो अगर ध्यान दो तो यहां पर एक तुमको जेंडर को लेकर तो है ही, साथ ही साथ उनकी एज को लेकर, भाई छोटा है और एज, मतलब एज उन दोनों के बेसिस पर कैसे, दे आर मोर डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द बॉयज फॉर बीइंग माइनर्स एंड फीमेल ना। भाई लड़कियां माइनर होती हैं, फीमेल होती हैं, कहीं ना कहीं लड़के जो होते हैं, लड़के लड़कियों में अंतर किया जाता है। तो अब यहां पर कहीं ना कहीं क्या है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को लेकर बात हो रही है। अभी तक तो हमने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को लेकर बहुत लंबी चौड़ी बात कर ली। अब ये वाला जो भाग है ना, यहां पर जो आप लोग देख पा रहे हो वो कहीं ना कहीं लड़कियों पर है, तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक है कि यहां पर जेंडर की बात हो रही। भाई जेंडर जो होता है ना, याद रखिए, जेंडर की जब हम बात करते हैं, जेंडर बताता है कि आप महिला हो कि आप पुरुष हो, ये जेंडर बताता है ना। ये बात आपको याद रखनी होगी। अब देखिए, दिस डबल डिस्क्रिमिनेशन कैन बिकम ट्रिपल डिस्क्रिमिनेशन इन वन एड्स अदर फैक्टर्स सच एज बीइंग पुअर और डिसेबल्ड और बिलोंगिंग टू अ माइनॉरिटी ग्रुप। अब देखिए, पहली बात तो यहां पर ये कही जा रही है, अब देखिए वर्ड टू वर्ड, दे आर मोर डिस्क्रिमिनेटेड, वे लोग ना बहुत ज्यादा क्या होते हैं, डिस्क्रिमिनेट किए जाते हैं अगेंस्ट देन बॉयज ना। गर्ल्स की बात हो रही है, तो लड़कों के मुताबिक अगर हम देखें तो लड़कों को तो भी लोग चाह लेते हैं कि यार ये तो लड़का है, हमारा वंश को आगे ले जाएगा, बहुत कुछ हमारे साथ बढ़िया होगा, पर ये लड़की आ गई, हमारे तो भाग्य फूट गए। क्यों फूट गए हमारे भाग्य? क्योंकि अब लड़की आ गई है तो लाखों का दहेज देना पड़ेगा, खर्चा होगा, है ना। लड़की घर की लाज होती है, घर की इज्जत होती है, किसी ने कुछ गलत कर दिया तो हमारा क्या होगा, हम समाज में क्या दिखा पाएंगे। मतलब लोग कॉमन सेंस तो लगाते नहीं है कि लड़के लड़की के मिलने से ना रिप्रोडक्शन के बेसिस पे उनका जन्म हुआ है और वो लड़कियों को ही नहीं चाह रहे ना। भारत में तो लड़कियों को देवी के तौर में पूछा गया है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक जगह में हम लड़कियों को कैसे दिखाते हैं, लड़की देवी के रूप में और एक तरफ उसको कोई मार रहा है। तो यानी होम में भी, आप घर में भी देखो तो डोमेस्टिक वायलेंस होता है महिलाओं के साथ। खैर हम यहां पर फीमेल चाइल्ड की बात कर रहे हैं, हम यहां पर बड़ी महिलाओं की बात नहीं कर रहे, लेकिन फीमेल तो मेन है ना, यहां पर मेन तो फीमेल है ना, मेल फीमेल की बात तो हो रही है ना। तो आप लोग इस बात को क्यों नहीं समझते? तो यही बात जो है ना, यहां पर उनके अधिकारों की बात हो रही है।
फर्दर मोर अगर हम और आगे की ओर देखें तो डबल डिस्क्रिमिनेशन, एक तो भाई छोटी उम्र हो गई उन लोगों की, दूसरी चीज अगर हम ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि उनकी उम्र भी छोटी है, साथ ही साथ उनका जेंडर को भी ले रहे हैं कि वो लड़की है, 4 साल की तो है ही है, काम करेगी, लेकिन लड़की है, तो दोहरा डिस्क्रिमिनेशन हुआ कि भाई इस एज में ये करेगी। आपने सुना होगा ना कि लड़कियों को क्या करना पड़ता है, रोटी थोपो, घर का काम करो ना। आजकल की लड़कियां नहीं करती, भले ही मम्मी पापा की दुलारी हो, काम कर रही हूं, लेकिन आज आपने देखा होगा कि घर में महिलाएं भी ऑफिस में आती हैं, काम करती हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा महिलाएं घर में बैठ के काम कर रही हों, काम भी करती हैं और आती भी हैं ऑफिस में। दिस डबल डिस्क्रिमिनेशन कैन ट्रिपल डिस्क्रिमिनेशन। अब भैया आप यहां पर देखो कि ये जो डबल डिस्क्रिमिनेशन है ना, दोहरा डिस्क्रिमिनेशन क्या हो सकता है, जल्द से जल्द क्या बन जाएगा, ट्रिपल डिस्क्रिमिनेशन बन जाता है। भाई अब ट्रिपल में तिहारा ना, तिहारा आप कोई और वर्ड यूज कर सकते, मुझे आ नहीं रहा, तो ट्रिपल मान के चल लो। तो इस वन एड्स अदर फैक्टर, यानी इसमें एक और कारक जुड़ जाता है। फैक्टर का मतलब होता है कारक, ठीक है। तो जैसे कि अगर मान लो तुम्हारी उम्र भी छोटी है, तुम्हारा जेंडर महिला है, ठीक है, तुम महिला हो, लड़की हो, लेकिन उसी के साथ अगर जुड़ गया तुम गरीब भी हो तो क्या होगा भाई, गरीब हो, अपंग हो, नुकसान है, तो तुम्हारा तो नुकसान ही नुकसान है। माइनॉरिटी है, अर्थात तुम बहुत ऐसे जगह से रहकर आ रहे हो जहां पे बहुत कम लोग हैं, माइनॉरिटी ग्रुप की तुम मेंबर हो, तो कहीं ना कहीं ये सोने पे सुहागा तो है, गलत नेगेटिव तौर पर अगर आप देखो तो, है ना। यहां पर कितना बुरा होगा, कितना नेगेटिव बात यहां पर आप देख पाओगे जो आपको समझ में आएगी। तो यही बातें जो हैं कहीं ना कहीं क्या करती हैं, आप लोगों को परेशान करती होंगी, क्योंकि आप लोगों को भी दिखता होगा कहीं ना कहीं ऐसी चीजें होती हैं। जैसे कि मेरे को याद है जब मैं सर्विस के लिए जाया करता था एज अ एनएसएस वॉलंटियर, आई हैव ऑब्जर्व्ड सो मेनी पीपल ओके हु आर टेकिंग द वर्क फ्रॉम देयर ओन गर्ल चाइल्ड, है ना, बिकॉज दे हैव नो आइडिया, उनके पास इसके रिगार्डिंग कोई भी आइडिया था ही नहीं, उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो लोग क्या कर रहे थे, उन लड़कियों से काम ले रहे थे, इसीलिए वो लोग काम ले रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि उनका मानना यह था कि जो लड़कियां हैं वो काम करने के लिए बनाई हैं, भगवान ने उनका शरीर जो है इसीलिए बनाया है क्योंकि वो काम करने के लिए है ना, उनको झाड़ू पोछा करना है ना, पुरुषों के साथ रहना है, ठीक है, उनकी मनोकामनाएं पूरी करनी, इसलिए महिलाएं आई है दुनिया में, ठीक है। तो बहुत सी जगहों में तो आप अगर कुछ ऐसे ग्रंथ वगैरह भी पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा जहां पे महिलाओं को माना गया है कि वो मोह माया की वो है। तो कहीं ना कहीं महिला, अभी तो हम फीमेल चाइल्ड की बात करें, पर मेन बात तो फीमेल है ना, वही फीमेल चाइल्ड आके बड़ी हो जाएगी। तो आप समझ सकते हो कि कितना डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, एक महिला, एक लड़की होना अर्थात एक बहुत बड़ी समस्या। तो यहां पर अब कुछ अधिकार हैं कि भाई सबसे पहला अधिकार जो उनको दिया है, जो हमारा मेन टॉपिक जो है ना, हमारा मेन टॉपिक हमारा राइट टू लाइफ ही था, और उसी टॉपिक को हम अभी कवर करेंगे। यानी अभी राइट्स की बात हो रही, अधिकार, भाई जीवन का अधिकार। मैं लड़की हूं ना, मैं लड़की हूं, आपको मैंने बोला वॉइस ऑफ अनवांटेड गर्ल, उसमें यही तो वो लड़की बोलती, मेरी जिंदगी का अधिकार लेने वाली तुम कौन होती हो भाई, पैदा करा ठीक है, लेकिन मेरे को मारा क्यों, कारण तो बताओ क्यों मार रही हो। तो यहां पर देखिए, गर्ल्स राइट टू लाइफ इज नॉट रिस्पेक्टेड एज मच। जो लड़की का अधिकार है रहने का, जिंदा रहने का, इज नॉट रिस्पेक्टेड, उसकी इज्जत नहीं हो रही है एज मच एज बॉय, जितना लड़कों की होती है। अरे हमारे यहां तो कौन हुआ है, लंगूर हुआ है। आपने सुना होगा ना कि एक एक वर्ड यूज करते हैं पहले समय के लोग, जब कभी देवी पूजन होता है तो आप लोगों ने सुना होगा कि लंगूरों को बुलाओ नहीं, बेटियों को बुलाएंगे, तो एक वर्ड यूज होता है देवी पूजन का। अगर आपने सुना हो, अगर आप लोग हो तो ना, लंगूरों को नहीं मिलेगा, तो ऐसा कहा जाता है ना, तो उनको मिलेगा। कभी कभी बच्चों की पूजा पाठ में भी ऐसे शब्द सुनने को मिलते हैं। तो अभी यहां बात हम क्या है, डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है ना, कि नहीं उसको ये मिलेगा, उसको ये मिलेगा। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कहीं भी कुछ भी हो, लेकिन जब दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं 1239 की अगर मैं बात करूं, मुझे डेट एग्जैक्ट याद नहीं आ रही, रजिया सुल्तान जो इलतुतमिश की पुत्री थी, उसको अधिकार मिला था दिल्ली सुल्तान बनने का। तो ऐसा नहीं है, महिलाओं को जगह मिली है, लेकिन अभी हम बात क्या करें, राइट टू लाइफ। तो जिंदगी का अधिकार को लेकर अगर हम बात करें लड़कियों की, तो उतनी इज्जत लड़कों को नहीं दी जाती।
मोर बॉयज बोर्न हैव बीन इंटेंशनली कैरीड टू फुल टर्म, है ना भाई। उन लोगों के लिए तो अब जो बॉयज हैव बीन इंटेंशनली कैरीड टू फुल टर्म, मतलब उनका तो अगर बच्चा पैदा हो गया तो एक बात साफ हो जाती है, इंटेंशनली कैरीड मतलब उन लोगों को तो कैरी करना है हमेशा के लिए, फुल टर्म की लाइफ रहेगी। भाई लड़का आ गया है, अरे हमारे यहाँ तो चिराग पैदा हो गया है, अब उस चिराग की हम पूजा पाठ करेंगे भाई, अच्छा मंगवाएंगे, सब कुछ लेकर आएंगे। गांव में तो ऐसे ही होता था, अरे हमारे घर का चिराग आ गया, हमारे घर का दीपक आ गया, अब हम क्या करेंगे, उसमें तेल डालेंगे, उसको और अच्छा बनाएंगे, हष्ट पुष्ट बनाएंगे, बादाम खिलाएंगे, बड़ा करेंगे, करते 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 एक दिन ऐसा आता है वो चिराग क्या करता है, मम्मी पापा को घर से भगा देता है। कहीं ना कहीं लड़कियां तो भी ध्यान देती हैं, तो क्या होता है उसको पूरी तरीके से फुल टर्म बेसिस पे फुल फ्लेश तरीके से उसका क्या करना, रखवाली करना, देखना है। और गर्ल्स डाई मोर फ्रीक्वेंटली बिफोर द एज ऑफ 5, और लड़कियां क्या होती हैं, उनको क्या करते हैं, उनको इतना ध्यान नहीं देते, तो लड़कियां बहुत जल्दी मर जाती हैं 5 साल की उम्र में, यानी फुल टर्म हैज बीन इंटेंशनली कैरीड आउट। लड़कों की देखभाल हो जाती है इतने समय तक कि वो लोग रहें, और लड़कियों को इतना ध्यान नहीं देते। आई कैन टेल यू एन इंस्टेंस दैट आई हर्ड इन द न्यूज़पेपर, जिसको मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा था, इन न्यूज़पेपर सॉरी, वहां पे बताया गया था कि कैसे एक लड़की एक मम्मी पापा ने क्या करा, अपने बच्चों को कहीं ना कहीं उठाया, एक लड़की को ना, और उसको डस्टबिन में डाल दिया। सुबह सुबह कुत्ता भौंक रहा था, तो कुत्ते ने वहां पर देखा कि उस डस्टबिन में जो बच्ची है, जिस बच्ची को वहां पर रखा, उसमें चींटियां लगी हुई हैं, और बच्ची अब जीवित नहीं। सोचो, अब 5 साल की भी नहीं, 2 साल की भी नहीं थी, तो सोचो क्या होता है। तो डिस्क्रिमिनेशन है ना, जिंदगी का डिस्क्रिमिनेशन है। आपने जन्म दिया, ठीक है, अधिकार जिंदगी लेने का नहीं है। देयर आर वेरियस फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे तत्व हैं दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस सिचुएशन, जो क्या करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, जो क्या करते हैं, सहायता करते हैं, कुछ देते हैं किसको, इस सिचुएशन को। पहला क्या है, वन इज द विश टू हैव अ सन रेदर देन अ डॉटर। भाई कुछ लोग तो ये कहते हैं, वन सबसे पहला जो कारक है, बहुत सारे कारक हैं, बहुत सारे तत्व है, तो देयर आर यहां पर बहुत सारे ना वेरियस, बहुत सारे क्या हैं, तत्व हैं, फैक्टर्स हैं दैट कंट्रीब्यूट, जो क्या करते हैं, जो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं। कंट्रीब्यूट का मतलब क्या करते हैं, सहायता करते हैं, अपना कुछ संलग्न करते हैं, देते हैं, देना है ना, कंट्रीब्यूट करते हैं टू दिस सिचुएशन, इस समस्या में कुछ ना कुछ क्या करते हैं, एड ऑन करते हैं। वन इज द विश, सबसे पहली तो होती है इच्छा। विश का मतलब क्या होता है, इच्छा। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, उस मूवी में क्या होता है, आप लोगों को शायद याद हो, मैं तो छोटा था, मैंने देखी थी, कि एक होता था, एक प्यारा सा वेल होता था, उसमें क्या करते थे, लड़के लड़कियां जाते थे और उनके पास में रिंग होती थी, वो डाल देते थे और बोलते थे कि हमारी इच्छा ये पूरी हो जाए कि मतलब जो आपने वेल देखा ना, वेल को हम क्या कहते हैं, कुआं, तो वहां पर गए और रिंग डाल दी, सबसे प्रीशियस चीज उसको डाल दिया और बोला कि मैं एस्ट्रोनॉट बन जाऊं, तो आप एस्ट्रोनॉट बन जाते थे। तो वैसे यहां पे विश की मतलब बात हो रही इच्छा, उनकी तो बहुत इच्छा हुआ करती थी। पहली विश जो है विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन सम कंट्री, जो कि आज भी बहुत सारे देशों में स्ट्रॉन्ग है, टू हैव अ सन, मतलब उनको तो लड़का ही चाहिए, हमें चाहिए घर का चिराग, रादर देन अ डॉटर, ना लड़की के अलावा अगर हम देखें तो लड़की नहीं, लड़की क्या नहीं, रादर देन, हमको आवश्यकता नहीं लड़की की। दिस इज द केस इन चाइना। भाई ये केस तो चाइना में भी है। सबसे पहले नंबर पे हमारे कौन आते, चीन आता है ना, तो चाइना को देखा ड्रैगन। Where is a law limiting parents to having only one child has been introduced, जहां पर क्या करा, उन्होंने कहा एक ही बच्चा हो आप लोगों को, भाई कोई भी कर लो, लड़का कर लो, लड़की कर लो, जो हो कर लो, लेकिन भाई इस बात को ध्यान रखो, एक ही बच्चा अच्छा होना चाहिए। अब जो पेरेंट्स चाहते हैं हमारी एक लड़की भी हो जाए, मान लो लड़का हो गया, ठीक है, अब मान लो किसी को लड़की हो गई, अब वो बोलेगा मैं क्या करूं, तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन को लेकर भी, लेकिन चाइना का टारगेट कुछ और ही है। The fact that men are considered more important, अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, जो तथ्य है कि आदमी को बहुत ज्यादा क्या है, कंसिडर किया जाता, माना जाता है, क्या माना जाता है, अधिक इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा क्या माना जाता है, इंपॉर्टेंट माना जाता है, महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है, कहां पे, इन द सोशल हायरार्की, अगर हम सामाजिक हायरार्की की बात करें। अब देखिए, अब मैंने यहां पे बोलू ना, अब मैं इसको टर्म को जैसे पढ़ा हायरार्की, अब आप बोलोगे सर इसको हायरार्की पढ़े, क्या ये सही है? अब आप लोग खुद सोचिए, क्या मैंने इसको हायरार्की पढ़ा तो क्या सही है? जल्दी जल्दी मैंने हायरार्की पढ़ा, और आप लोग भी क्या करोगे, जल्दी जल्दी में हायरार्की पढ़ोगे, जबकि इसको पहले आप देखो, इस टर्म को देखो, इसको बोलेंगे हायरार्की, है ना।
हायरार्की, हायरार्की है ना, हायरार्की ना, इसमें फोकस जाएगा हाई पे, तो हायरार्की बोलोगे आप इसको, ठीक है। तो सोशल हायरार्की जो है इस तरह से पढ़ो। अब जल्दी जल्दी पढ़ने में क्या होता है, आप लोग भी मिस्टेक कर सकते हो, मैंने तो जानबूझ के किया ताकि आप लोगों को बता सकूं कि ऐसे कभी कभी मिस्टेक हो जाती हैं। तो सोशल हायरार्की नहीं है, सोशल हायरार्की है, ठीक है, इस बात को याद रखो। मीन्स दैट मैनी कपल्स है ना, जो बहुत सारे कपल्स होते हैं वो क्या करते हैं, चूज करते, चुनते हैं टू टर्मिनेट अ प्रेगनेंसी इफ द चाइल्ड वुड हैव बीन अ गर्ल, है ना। टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म कर देना, है ना, खत्म, एब्सॉल्व, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, खत्म कर दो, टर्मिनेट कर दो, है ना। आपने सुना होगा गो गेट लॉस्ट, टर्मिनेट कर दिया आपने, है ना। तो यही बात है, मींस दैट मेनी कपल, बहुत सारे कपल। अब कपल का मतलब क्या होता है, जोड़ियां, है ना। आप लोगों ने सुना लव कपल्स, है ना, लव कपल सुने होंगे, वैसे यहां पे कपल्स की बात हो रही, कपल यानी तो जोड़ियां। चूज टू टर्मिनेट, वो लोग क्या करते, सोचते कि हम खत्म करें प्रेगनेंसी, है ना, यदि चाइल्ड वुड हैव बीन अ गर्ल, अगर लड़की हो गई होगी, अगर लड़की हो रही होगी तो कहीं ना कहीं वो लोग क्या करेंगे, अपनी प्रेगनेंसी में क्या करेंगे, अगर महिला प्रेग्नेंट है, बच्चा बनाने वाली है, ठीक है, प्रेग्नेंट होगी, ग्रोथ होने वाली है, तो वो पहले क्या करेंगे, महिला को गर्भ निरोधक गोलियां खिलाकर क्या करेंगे, उसकी प्रेगनेंसी को ओवर कर देंगे। तो यही बात यहां पर हो रही है। अब देखिए राइट टू एजुकेशन, तो अभी हमने क्या करा, राइट टू लाइफ को बहुत अच्छे से देख लिया है, और अब हम आए हैं किस पर, राइट टू एजुकेशन पर। मैंने आपको बताया है दो तरीकों से हम एजुकेशन टर्म को यूज करते हैं, एक बोलते हैं एडुकेशन और एक होता है एजुकेशन। हम प्रायः अगर आप लोग कभी सुनो कि किसी ने बोला एडुकेशन, तो उसको कभी भी आप मूर्ख मत समझना, क्यों, क्योंकि ऐसा भी बोला जाता है और एजुकेशन भी बोला जाता है ना, एजुकेशन भी बोला जाता है। तो अभी हम मेन टर्म यूज करेंगे एजुकेशन, तो राइट टू एजुकेशन। अभी तक 96 मिलियन गर्ल्स, अच्छा अब 96 मिलियन का मतलब क्या होता है, लाख, भैया यहां पर लाखों की बात हो रही है। 96 मिलियन गर्ल्स जो हैं वो क्या है, आर करेंटली इलिटरेट। भाई अगर हम आंकड़ा देखें तो 96 मिलियन गर्ल मतलब कितनी बड़ी क्वांटिटी में जो लड़कियां हैं वो क्या है, इलिटरेट है। सबसे बुरी हालत कहां की है, अफगानिस्तान की। जब से वहां पे तख्ता पलट हुआ है महिलाओं को, तो उन लोगों ने क्या समझा है, कुछ नहीं समझा। तो यहां पर यही कहा जा रहा है 96 मिलियन गर्ल्स जो हैं वो क्या हैं, अभी इलिटरेट हैं, उनके पास एजुकेशन नहीं है, डायरेक्ट समझ नहीं है उनके अंदर, कंपेयर टू 56 मिलियन बॉय। अगर हम 56 मिलियन बॉय से कंपेयर करें तो 96 मिलियन गर्ल्स तो क्या हैं, वो लोग बहुत बुरी तरीके से क्या इलिटरेट हैं करेंटली, यानी अगर हम आज की बात करें तो। दिस इज बिकॉज यह ऐसा इसीलिए है क्योंकि इन सम कंट्रीज, क्योंकि क्या होता है कुछ कंट्रीज में, अगर मैं कुछ कंट्रीज की बात करूं, कुछ देश की बात करूं, है ना, कुछ रीजन्स की बात करूं, क्षेत्रीय रीजन क्या होता है। अब आप बोलोगे सर यहां पे कंट्री बोल दिया आपने, अब रीजन क्या होता है, रीजन का मतलब होता है क्षेत्र। भाई क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्र क्या होगा, एक स्थान, इतना सा क्षेत्र हो गया, एक कंट्री का भाग होता है। आप रीजन टू टेरिटरी के तौर पर भी ले सकते हो। तो अटेंडिंग स्कूल इज नॉट कंसिडर्ड अ प्रायोरिटी। तो यहां पर क्या होता है, ऐसा इसीलिए है, ऐसी लड़कियां इसीलिए इलिटरेट हैं क्योंकि कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहां पर स्कूल को अटेंड करना कंसिडर नहीं किया जाता है प्रायोरिटी लेवल पे, खास के लड़कियों की अगर हम बात करें तो। इन सच प्लेसेस, ऐसी जगहों में गर्ल्स आर एक्सपेक्टेड टू स्पेंड देयर टाइम, ऐसी जगहों में लड़कियों को, लड़कियों से अगर हम ध्यान दें तो ऐसी जगहों में लड़कियों से यह एक्सपेक्ट किया जाता है टू स्पेंड देयर टाइम, कि वे लोग क्या करें, अपना समय जो है वो स्पेंड करें, मतलब व्यतीत करें किस पे, हाउस होल्ड टास्क पे, और हेल्पिंग देयर मदर्स, और क्या करें, वे लोग सहायता करें अपने मम्मियों की, एज फॉर यंगर सिबलिंग्स, है ना, और किसके लिए, अपने भाइयों के लिए, भाई बहनों के, सिबलिंग का मतलब होता है भाई बहन लोग। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि यहां पर आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी। यानी राइट टू एजुकेशन जो है एक दूसरा अधिकार है जो लड़कियों को मिलना चाहिए। तो यहां पर हम राइट टू एजुकेशन की बात कर रहे हैं। तो राइट टू एजुकेशन में हमने एक बात समझ ली कि
हर लड़की को क्या होना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए, किसका, पढ़ाई का मिलना चाहिए, कि इलिटरेट हैं। और लोग क्या सोचते हैं, अरे ये लोगों का कुछ नहीं करना, लड़कियों को घर में बिठा के रखना, उनसे कामकाज कराना, और बस बड़ी होगी तो शादी करा देंगे, कोई भी एक लड़का मिल जाए, वो भी चॉइस उनकी नहीं है, भाई लड़का है चलो करा दो शादी। भाई ऐसा थोड़ी होता है, किसी से भी किसी की भी शादी करवा दोगे यार, ऐसा नहीं होता। तो यहां तक हमने क्या करा, राइट टू एजुकेशन देखा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे क्या क्या एजुकेशन या और अलग राइट्स दिए उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर दिया है राइट टू हेल्थ, यानी अधिकार सेहत को लेकर, सेहत के अधिकार की बात हो रही है। जैसे लड़कों की सेहत अच्छी होनी चाहिए वैसी लड़कियों की सेहत भी अच्छी होनी चाहिए, तो वही बात यहां पर की जा रही है। तो कुछ पढ़ाइयां ऐसी हुई हैं ना, फ्यू स्टडीज, अगर हम बात करें कुछ पढ़ाइयों की, फ्यू स्टडीज की अगर हम बात करें, अब फ्यू स्टडीज का मतलब क्या है, कुछ पढ़ाई होना, मतलब लोग क्या करते हैं, इकट्ठा होकर रिसर्च करते हैं और उसको लेकर रिजल्ट निकालते हैं। तो कुछ पढ़ाई हुई किस पर, ऑन न्यू बॉर्न्स ना, न्यू बॉर्न्स की अगर हम बात करें, जो नए पैदा हुए होते हैं, जो न्यू पैदा हुए बच्चे होते हैं ना, उन पर उन्होंने रिसर्च की, उन पर पढ़ाई की। तो वो लोग इस नतीजे पर आए कि उन्होंने क्या करा, डिफ्रेंशिएट किया किसके बीच में, हमारे लड़के और लड़कियों के बीच में। तो जो नई पढ़ाई है उसने कहीं ना कहीं अंतर ला दिया किसमें, लड़के और लड़कियों के बीच में। अब वो ऐसा क्या अंतर आया, डिफ्रेंशिएट का मतलब क्या होता है, अंतर लाना। हाउएवर, हालांकि बहरहाल, इट सीम्स दैट गर्ल्स आर बोर्न विथ स्लाइट बायोलॉजिकल एडवांटेज। अगर हम बात करें तो बायोलॉजिकल एडवांटेज के तहत जो लड़कियां होती है ना, उनके, आप लोग देखो ना यहाँ पे बायोलॉजिकल एडवांटेज दिया, मतलब उन लोगों के पास कुछ एडवांटेज है, कुछ एक्स्ट्रा चीज है एज कंपेयर टू लड़के, है ना। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, इट सीम्स, ऐसा लगता है कि जो लड़कियां हैं वो क्या है, आर बोर्न, वह पैदा हुई हैं, किसके साथ पैदा हुई हैं, विथ अ स्लाइट बायोलॉजिकल एडवांटेज, है ना, कुछ अलग से थोड़ा हट के कुछ बायोलॉजिकल एडवांटेज है, कुछ फायदे के साथ वो पैदा हुई हैं ओवर बॉयज, लड़कों की अगर ऊपर देखें हम। नेवरथलेस, फिर भी अगर हम ध्यान दें, इन मैनी डेवलपिंग कंट्रीज, अगर बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज की हम बात करें, दिस टेंडेंसी इज रिवर्स। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज को अगर हम देखें तो यह जो टेंडेंसी उसको रिवर्स कर दिया, प्रवृत्ति, मतलब उन लोगों ने इस चीज को माना ही नहीं। भाई मानते हैं लड़कियों के पास एडवांटेज है, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी जिन लोगों ने उस बात को नजरअंदाज कर दिया और उसको उलट दिया, क्योंकि गर्ल्स आर मोर ऑफन डिप्राइव्ड ऑफ मेडिकल केयर, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है, लड़कियां बहुत ज्यादा वंचित हो जाती किससे, मेडिकल केयर से ना, गुड हाइजीन से, फिर न्यूट्रिशन से। मतलब स्वाभाविक बात यहां पर यही कहा जा रहा है कि जो लड़कियां हैं उन लोगों को ना उचित तरीके से वो सब चीजें, स्वास्थ्य को वर्धक करने वाली चीजें जो होती है उनको प्रोवाइड नहीं की जाती। दिस मीन्स दैट दे आर मोर वल्नरेबल टू ग्रोथ प्रॉब्लम्स, है ना, जो बढ़ने वाली समस्याएं जो होती है उसको लेकर वो लोग क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, वल्नरेबल हैं, अर्थात वीक हैं। एंड डेथ व्हेन दे आर स्टिल वेरी यंग, और मृत्यु को लेकर भी वो क्या है, बहुत ज्यादा वीक हैं, तब भी वो क्या है, अगर हम बात करते हैं, अगर वो यंग एज की बात अगर हम करें तो कहीं ना कहीं ये बात यहां पर साफ हो जाती है। तो व्हेन दे आर स्टिल वेरी यंग, है ना। चलिए अब हम आते हैं हमारे अगले टॉपिक, यानी राइट टू प्रोटेक्शन। अभी तक हमने राइट टू लाइफ देख लिया, राइट टू हेल्थ देख लिया, ठीक है, बहुत सारे अधिकार देखे। अब अगला अधिकार राइट टू प्रोटेक्शन, मतलब बचाव को लेकर यह अधिकार है और हर व्यक्ति को होना ही चाहिए। तो गर्ल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर विक्टिम्स ऑफ द चाइल्ड मैरिज, कहीं ना कहीं वो पीड़ित हैं, है ना, विक्टिम का मतलब पीड़ित होगा। तो गर्ल्स जो हैं पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं पीड़ित हैं, किससे लेकर, चाइल्ड मैरिज को लेकर। भाई प्रोटेक्शन तो है नहीं, है ना, फोर्स प्रेगनेंसी, ना उनको जबरदस्ती क्या किया जाता है, प्रेग्नेंट कर दिया जाता है। ट्रैफिकिंग, है ना, उनके साथ क्या किया जाता है, उनको उधर उधर भेज दिया जाता है ना। आप लोगों को पता होगा ट्रैफिकिंग का मतलब ये होता है कि यहां पर लड़कियों को तस्करी कर दी जाती है। एंड सेक्सुअल असॉल्ट, है ना, उनके साथ क्या किया जाता है, गलत किया जाता है, सेक्सुअल असॉल्ट होता है। तो इनफैक्ट 50% ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट्स इन द वर्ल्ड, तो अगर हम देखें तो 50% से ज्यादा जो सेक्सुअल असॉल्ट्स हैं इस दुनिया में उनको कमिट किया जाता है अगेंस्ट गर्ल्स, ना, लड़कियों के खिलाफ इतने सारे सेक्सुअल असॉल्ट्स होते हैं। खास के अगर हम देखें लेस देन 16 ईयर्स ओल्ड, मतलब 16 साल से कम साल की जो लड़कियां हैं उनके साथ
तो ये कितना बड़ा आंकड़ा जो है जो हमारे सामने उभर कर आ रहा है। मैं तो आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस बात को ध्यान रखें। जब कभी भी आप एग्जाम्स में आंसर लिख रहे हो तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को इस बात पर ध्यान देना है कि आप आंकड़ों को देखें। ठीक है, आप हो सकता है आंकड़े ऊपर नीचे हों, क्योंकि कभी कभी आप लोगों के पास नया पुराना होता है, लेकिन आप चेंज भी होते रहते हैं। लेकिन कोशिश करें कि आप आंकड़े डालें। तो 50% सेक्सुअल असॉल्ट जो होते हैं दुनिया में वो कमिट किए जाते हैं किन के खिलाफ, लड़कियों के खिलाफ, है ना कहीं 16 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए। अगर हम आगे देखें, इट इज इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट दैट डोमेस्टिक वायलेंस, है ना, वो जो डोमेस्टिक वायलेंस है ना, जो घरेलू हिंसा जो होती है, उसको भी क्या करना है, उसको भी हमको ना हाईलाइट करना है। जो हाईलाइट करने वाली प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। विच इन मैनी प्लेसेस कंसिडर अ प्राइवेट मैटर, और कुछ जगहों में तो ना लोग उसको क्या मानते हैं, प्राइवेट मैटर मानते हैं ना, उनका खुद का निजी मुद्दा मानते हैं। तो ये जो निजी मुद्दे वाली बात है ना, ये बड़ी विचित्र सी बात है। आपको नहीं लगता ये विचित्र है कि हम अपनी ही घर में रहने वाली महिलाओं के साथ क्या करें, गलत कर रहे हैं। और खास के छोटी बच्चियों की बात, हम तो यहाँ पर राइट की बात करें, फीमेल चाइल्ड की, है ना, बच्चियां, है ना, बच्ची, फीमेल चाइल्ड में अब जो शादी नहीं उन लोगों की बात है ना, तो फीमेल चाइल्ड, बच्ची की बात हो रही है यहाँ पर। तो उनके साथ तो गलत होता है। डोमेस्टिक वायलेंस इज मोस्ट ऑफन सफर्ड बाय द गर्ल्स एंड वुमेन ऑफ द फैमिली ना। बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे जो फैमिली की महिलाएं होती हैं, वे लोग क्या करती हैं, इससे सफर करती हैं, और ये बहुत बुरा है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो कि राइट टू प्रोटेक्शन है ना, एक उनके लिए अधिकार होना चाहिए, एक अधिकार है उन लोगों का कि वो लोग क्या करें, उन लोगों को अधिकार मिले कि वो लोग अपने आप को सेव कर सकें, लोगों से लड़ सकें। तो राइट टू प्रोटेक्शन वाली बात यहां पर आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, चाइल्ड मैरिज एंड प्रेगनेंसी। अब कभी कभी कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं ना, मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, चाइल्ड मैरिज और प्रेगनेंसी पर हम फोकस करते हैं। जैसे हर साल 10 मिलियन गर्ल्स ना वर्ल्ड वाइड गेट मैरिड ना, 10 मिलियन लड़कियां जो होती हैं वो पूरी दुनिया में ना, अगर आप ध्यान दो तो वो मैरिड की जाती है, उनकी शादी की जाती है 18 साल की एज में। मतलब ये एज जो है वो बचकानी एज है। उस बचकानी एज में ना क्या किया जाता है, उन लोगों का विवाह करवा दिया जाता है, और ये जो विवाह करवाया जाता है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये पूरी दुनिया की बात हो रही है, हम ओवरऑल होल इंडिया की बात नहीं कर रहे, पूरी दुनिया की बात करें, वर्ल्ड वाइड वेब की। दिस फैक्ट कैन हैव सीरियस रिपरकशंस ना। रिपरकशंस का मतलब क्या होता है, प्रभाव, बहुत ज्यादा क्या हो सकते हैं, स्निग्ध, संदिग्ध, सीरियस, इसके क्या देख सकते हो आप, प्रभाव देख सकते हो ऑन देयर फ्यूचर्स, उनके भविष्यों पे। इट कैन प्रिवेंट देम फ्रॉम कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन, ये क्या कर सकता है, उनको रोक सकता है, प्रिवेंट कर सकता है, वंचित कर सकता है। किससे, उनकी अपनी एजुकेशन को पूरी करने से। अपनी एजुकेशन को पूरा नहीं कर पाएंगे इजीली, एंड कैन पुट देयर हेल्थ एट रिस्क, और वो लोग क्या कर सकते हैं, उनकी हेल्थ को रिस्क पे ला सकते हैं। इससे क्या होगा, रिस्क का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं जब रिस्क की बात होती है, खतरा मोड़ लेना, तो उससे उनकी जो हेल्थ है उसकी क्या होगी, धज्जियां उड़ जाएगी। तो वही बात है यहाँ पर, बिकम प्रेग्नेंट व्हाइल दे आर स्टिल वेरी यंग, मतलब इतनी कम उम्र में वो प्रेग्नेंट हो जाएंगी। मतलब जिस उम्र में उन लोगों को क्या करना चाहिए, अच्छे से खेलना कूदना, उस उम्र में वो प्रेग्नेंट हो रही हैं। तो ये गलत है, कहीं ना कहीं ये एक मानवीय अमानवीय घटनाओं का भाग बन रहा है, फिनोमिनन है ये। प्रेगनेंसी इज द नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ, और क्या होता है, यही कारण है, प्रेगनेंसी के कारण ही क्या होता है, बहुत सारे लोग मर जाते हैं, बहुत सारी महिलाओं की मौत हो जाती है, लड़कियों की मौत हो जाती है। खासकर हम 15 to 19 ईयर्स ओल्ड लड़कियों की बात कर रहे हैं, अबाउट 15 से 19 साल की लड़कियों की डेथ हो जाना है, कितनी गलत बात है। तो जस्ट बिकॉज दे आर प्रेग्नेंट, उनको बच्चा लाइक उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, गलत करके आप उनको प्रेग्नेंट कर देते हो, और उससे क्या होता है, उनकी डेथ बहुत जल्दी होती है। तो कहीं ना कहीं राइट टू प्रोटेक्शन होना चाहिए। बोथ द गर्ल्स लिव इन द लाइव्स ऑफ देयर बेबीज ना, बोथ द गर्ल्स लिव्स एंड द लाइव्स ऑफ देयर बेबीज आर एट रिस्क, है ना। जो लड़कियां होती हैं, खास के यहाँ पे बोथ द गर्ल ना, जो लड़कियां होती है वो रहती हैं, साथ में उनके बेबी भी लिव करते हैं, जीते हैं, किस पर, एट रिस्क पे। मतलब एक तो लड़कियां छोटी, ऊपर से उनके बच्चे भी, है ना, वो दोनों क्या है, वो दोनों खतरे पर रहते हैं, है ना। गर्ल्स बॉडीज आर नॉट येट मैच्योर इनफ टू सेफली कैरी अ चाइल्ड, मतलब बच्चे को कैरी करना, मतलब इतनी छोटी उम्र में। आप लोग तो खुद देखते होंगे कि महिलाओं को बच्चे होते, नॉर्मल डिलीवरी में भी महिलाओं की हालत खराब हो जाती है, इतना भयानक दर्द होता है, और उस दर्द को बेहद छोटी सी उम्र की बच्चियां कैसे कर पाएंगी, ये बात तो बहुत बुरी है ना।
ऑफन डू नॉट हैव एक्सेस टू मेडिकल केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और खास तौर पर क्या होता है, अक्सर उनके पास क्या होता है, एक्सेस नहीं होता किसका, मेडिकल केयर का। मेडिकल केयर का मतलब क्या होता है, उन लोगों को उनकी अच्छी केयर नहीं होती, उनको औषधियां वगैरह प्रोवाइड नहीं की जाती हैं ना, हॉस्पिटल के द्वारा जो केयर होती है उन लोगों की वो नहीं हो पाती है जब वो प्रेग्नेंट होती हैं। पोस्ट नेटल पीरियड ना, जो उनका पोस्ट नेटल जब बच्चा पैदा होने वाली बात होती है उस समय के बाद, ईच ईयर 70,000 टीनेजर्स डाई, और अगर हम ध्यान दें तो 70,000 टीनेजर्स जो हैं वो हर साल जो हैं मृत्यु को प्राप्त होती हैं इन डेवलपिंग कंट्रीज ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ और प्रेगनेंसी। मतलब जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो सिचुएशंस होती है, जो परिस्थितियां होती है, उसके द्वारा क्या होता है, चाइल्ड बर्थ के कारण जैसे बच्चा पैदा होता है वैसे महिलाएं बच जाती हैं, यानी लड़कियां, मतलब यहाँ पे फीमेल्स की तो बात करें, मतलब 15 से 19 साल की लड़कियों का, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर एक बात जो है वो बिल्कुल स्पष्ट है, वो है क्या, प्रोटेक्शन की बात हो रही है। अब यहां पर एक बात और है, सेक्सुअल एब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। तो अब इसके बाद हम कंपोजिशन पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, समझ के रखने हैं, ठीक है। अब देखिए पहला पॉइंट है, सेक्सुअल अब्यूज इज अ कोर्सिव एक्ट अगेंस्ट अ पर्सन, ना फोर्सफुल। कोर्सिव का मतलब क्या होता है, कोर्सिव का मतलब होता है फोर्सफुल एक्ट, ना एक घटना, एक एक्शन होता है, बहुत बुरी तरीके से फोर्सफुली किया जाता है, किसके अगेंस्ट, पर्सन के अगेंस्ट। सेक्सुअल अब्यूज यानी क्या करते हैं हम, शारीरिक तौर पर किसी के साथ गलत करना, ठीक है। तो इंटेंडेड टू मेक देम कैरी आउट सेक्सुअल बिहेवियर अगेंस्ट देयर विल, मतलब किसी के साथ बिना किसी उसकी मर्जी के क्या करना, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना, ये कहीं ना कहीं सेक्सुअल अब्यूज में आता है, ठीक है। सेक्सुअल अब्यूज कैन बी फिजिकल और साइकोलॉजिकल, ये कहीं ना कहीं सेक्सुअल, और आप फिजिकल तौर पर भी देख सकते हो, साइकोलॉजिकल तौर पर भी देख सकते हो, किसी को परेशान करना, किसी को उकसाना, फिजिकली भी उसको गलत तरीके से टच करना, मानसिक तौर पर परेशान करना, ये सब उसमें आता है। एंड डज नॉट ऑलवेज इन्वॉल्व फिजिकल कॉन्टेक्ट विद द विक्टिम, ऐसा नहीं है कि फिजिकल कॉन्टेक्ट के द्वारा ही आप सेक्सुअल अब्यूज कर सकते हो, उसको मानसिक तौर पर प्रताड़ित करके आप उसको सेक्सुअल अब्यूज कर सकते हो, उसका शोषण कर सकते हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर उदाहरण के तौर पर देखें, when someone is forced to be in pornographic picture, मतलब जबरदस्ती किसी को ऐसी जगहों पे भेज देना, पोर्नोग्राफिक जगहों पे भेजना ना, वीडियोस में डाल देना ना, उसकी वीडियो बनाना, और एज इन द केस ऑफ फोर्स प्रोस्टिट्यूशन, या जबरदस्ती किसी को क्या करना, कोठे में भेज देना ना, महिलाओं को क्या करना, वहां पर भेजकर उन लोगों के साथ गलत करवाना। तो ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ एक नेगेटिव चीज है, और इसके अगेंस्ट महिलाओं को क्या चाहिए, राइट टू प्रोटेक्शन तो चाहिए रहेगा। तो हमने क्या देखा, राइट टू लाइफ देखा, राइट टू प्रोटेक्शन देखा, राइट टू हेल्थ देखा, और भी बहुत सारे अधिकार जो हैं वो आप देख सकते हो। राइट टू लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि यहां पर हमने क्या करा, ओवरऑल बहुत अच्छे तरीके से हमने यहां पर हर एक चीज को कवर कर लिया है। मेरे को नहीं लगता कि कोई भी ऐसी चीज जो है वो इनकम्प्लीट छूटी होगी यहां पर। चलिए अब हम आते हैं C3 पर, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपोजिशन, है ना। अब देखिए ये है पेज नंबर 38 की बात हो रही है, पेज नंबर 38 आप देख सकते हो। राइट अ पैराग्राफ अबाउट 100 वर्ड्स, आपको 100 शब्दों का पैराग्राफ लिखना है ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब यहां पर आपको टॉपिक दे दिए गए हैं, जैसे ह्यूमन राइट यानी मानव अधिकार की अगर हम बात करें तो मानव अधिकार पे 100 शब्दों पे आपको क्या करना है ना, आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से पैराग्राफ लिखने हैं। अब पैराग्राफ का मतलब क्या होता है, आप लोगों को ना बहुत इंटेंशनली होकर चीजों को लिखना पड़ेगा, सोच समझकर आप लोगों को लिखना पड़ेगा, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ह्यूमन राइट का मतलब होता है मानव अधिकार, तो हमने यहाँ पे कुछ पैराग्राफ बनाए हैं, ठीक है। तो ये पैराग्राफ जो थोड़े बड़े हैं, आप लोग उसको और समझ के, ताकि यहाँ पर एड ऑन कर सको, आप लोगों को 5 या 7-8 लाइन का ही पैराग्राफ लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना। अगर ये 5 मार्क का आता है तो उसमें 100 शब्द पर्याप्त आ जाते हैं, एक पेज में भी हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं। राइट जो हैं वो क्या है, नेसेसिटीज हैं ह्यूमन लाइफ की, आवश्यक चीजें हैं, आवश्यकताएं हैं मानव के जीवन की। दे मेक अवर लाइफ मीनिंगफुल, ये क्या करते हैं, हमारे जिंदगी को अर्थपूर्ण बनाते हैं। मीनिंगफुल का अर्थ मतलब क्या होता है, अर्थपूर्ण बनाना, ठीक है। दिस रिमूव्स डिस्क्रिमिनेशन, ये जो ह्यूमन राइट है ना, मानव अधिकार, हमारे यहां से जो डिस्क्रिमिनेशन है, खास की सोसाइटी में जो पल रहा फूल रहा जो डिस्क्रिमिनेशन, उसको क्या करते हैं, ये रिमूव करते हैं, हटा देते हैं।
दिस इनकरेजेस पीस, ये कहीं ना कहीं क्या करता है, इनकरेज करता है। क्या इनकरेज करता है? पीस को इनकरेज करता है, शांति को इनकरेज करता है, हार्मनी को इंक्रीज करता है। दिस मेक्स एवरीबॉडीज लाइफ मूव स्मूथली, और इसी के द्वारा क्या होता है, हर एक व्यक्ति का जो जीवन है वो क्या होता है, बहुत स्मूथली क्या करता है, मूव करता है। माय डियर स्टूडेंट्स, इसलिए ह्यूमन राइट्स जो हैं वो बहुत बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को यही बात बताना चाहूंगा कि मानव अधिकार की जब हम बात करते हैं ना, मानव अधिकार क्या करते हैं, मानव अधिकार आपको वह अधिकार प्रदान करते हैं जहां पर आप लोग क्या कर सकें, बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को डेवलप कर सकें, है ना। आपके वो अधिकार जो पूर्ण नहीं हो पा रहे, वह अधिकार आपको प्राप्त हो जाएं, वही मानव अधिकार हैं जो आपके आवश्यक हैं। जो चीज आपके जीवन में बहुत आवश्यक अधिकार है उनकी पूर्ति ही है, जिंदगी की लाइफ बना देते हैं, आपकी मीनिंगफुल होते हैं ये, है ना। ये आपको शांति और समन्वय, हार्मनी का मतलब क्या होता है, समन्वय बनाना, है ना। तो इससे सबकी लाइफ क्या होती है, बहुत धीमे धीमे स्मूथली चलती है। टुडे दिस हैज नॉट इंपॉर्टेंस एवरीवेयर। अगर हम आज की बात करते हैं तो इसकी कोई भी इतनी आवश्यकता नहीं है हर एक जगह पे, एंड इज प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये कहीं ना कहीं क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट है ना। देयर आर कोड्स टू सी, यहाँ पे बहुत सारे कोड्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। इफ दीज आर रियली इंप्लीमेंटेड वेल एंड एवरीबडी गेट दिस, यानी आज के समय, टुडे दिस हैज, आज के समय अगर हम बात करें, हैज नॉट इंपॉर्टेंस ना, हैज नॉट इंपॉर्टेंस एवरी, मतलब हर जगह इतना इंपॉर्टेंस तो नहीं है, लेकिन इज प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, वहां पर ये मौजूद है। देयर आर कोड्स, ना बहुत सारे ऐसे कोड्स हैं टू सी, ना इसको देखने के लिए बहुत सारे कोड्स जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। इफ दीज आर रियली इंप्लीमेंट, अगर इनका उपयोग किया जाता है, वेल एंड एवरीबडी गेट दिस, है ना, अगर इनको उपयोग किया जाता है अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से, तो ये सबके लिए क्या होगा, लाभान्वित करने वाला होगा। इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है, that nobody should be exploited, हर एक व्यक्ति को क्या नहीं किया जाना चाहिए, एक्सप्लॉइट नहीं किया जाना चाहिए, उसका शोषण नहीं करना चाहिए। वी शुड रेज अ वॉइस, हम लोगों को क्या करना चाहिए, वी शुड, हमें क्या करना चाहिए, रेज करना चाहिए, क्या, अपनी आवाज को, किसके अगेंस्ट, किसी के भी ना, एनीबडीज राइट, जो किसके साथ गलत हो रहा है ना, जिसके राइट्स को क्या किया गया है, वायलेट कर दिया गया है, उसके अगेंस्ट हमको क्या करना होगा, उसके अगेंस्ट हमको वॉइस को रेज करना होगा। देन ओनली इट कैन रियली बी मीनिंगफुल, तभी क्या होगा, ये हमारे लिए अर्थपूर्ण निकल कर आएगा। यानी ह्यूमन राइट्स का मतलब यही होता है, मान लो आप लोग कहीं जा रहे हो और कहीं जाते हुए आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि कोई एक आदमी है ना, कोई एक आदमी है, उस आदमी के साथ आपने देखा कि कोई उसको पीट रहा है, तो आपने बोला आपको अधिकार नहीं है इस आदमी को मारने का। ह्यूमन राइट कहता है कि नहीं, गलत है, आप किसी को नहीं मार सकते बिना फायदे के। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आप लोगों को यहां पर समझाने के लिए। तो आप लोग गए कोर्ट में, हमें शिकायत की कि आप इस आदमी को क्यों मार रहे हो, तो उसने बोला, उसने कुछ नहीं कहा, वो जबरदस्ती को मारा था, तो पुलिस के पास गए, उसके पास लेकर गए, उसको जेल हो गई। जिस आदमी को वो पीट रहा था तो उस आदमी की जेल करवा दी गई। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो कहीं जा रहा है, तुम उसकी फ्रीडम को रोक रहे हो, उसको मार रहे हो। तो वही चीज, अगर कोई आपको परेशान करे तो आपको वॉइस करना, आपको खड़े होकर आप लोगों को बोलकर बताना होगा कि यह गलत है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, इस संविधान के तहत आप लोगों को ध्यान रखना होगा। देयर आर कोड्स टू सी, है ना, इतने सारे कोड्स हैं जो क्या करते हैं, इसको देखते हैं और समझते हैं। आर रियली इंप्लीमेंटेड वेल एंड एवरीबॉडी गेट दिस, ना बहुत अच्छी तरीके से क्या किया गया है, उसको इंप्लीमेंट किया गया है, उसको लाया गया है, और कहीं ना कहीं क्या है, हर एक आदमी उसको ले पाएगा। चलिए अब यहां पर आते हैं, अगला टर्म आता है हमारा सेक्युलरिज्म। भाई अब यहां पर ना सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होगा, आप लोग सोचते होंगे कि सर सेक्युलरिज्म, सेक्युलर, अब आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इतने सारे लोग रहते हैं ना। अब यहां पर रिलीजन को लेकर एक बात होगी, हम बोलते ना हमारा देश सेक्युलर है ना, हम लोग ना ये नहीं करते कि हिंदू जो है, जो एच मैंने बनाया, सिर्फ हिंदू को ही हम रिस्पेक्ट दें, ऐसा नहीं है। हम लोग सेक्युलर ऐसे नहीं कि हम हिंदू को देखेंगे, नहीं, हम मुसलमान को भी उतनी इज्जत देंगे, हर एक पर्टिकुलर सेक्ट को, रिलीजन को हम क्या करेंगे, इज्जत प्रदान करेंगे। तो यही बात यहां पर है। तो सेक्युलरिज्म का एक मोटा मोटा आइडिया लगा दिया, अब हम इसको पढ़कर देखते हैं क्या है।
अब देखिए यहां पर दिया है सेक्युलरिज्म मीन्स, अब यहां पर कहा जा रहा है कि सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है। सेक्युलरिज्म का अर्थ होता है दैट नो रिलीजन इज द स्टेट रिलीजन, यानी कोई भी रिलीजन ना राज्य का रिलीजन ही, मतलब एक सीमित नहीं है। मान लो मध्य प्रदेश है तो यहां पे सब हिंदू ही होंगे, एक जैसा है। कोई भी जो स्टेट में आप कंट्री को भी ले सकते हो ना, कि एक ही कंट्री में कोई भी कंट्री का, अगर मान लो भारत है तो भारत से हिंदुओं का राष्ट्र नहीं है, सबका है। तो यह कोई रिलीजन जो है कोई स्टेट रिलीजन नहीं रहेगा। ऑल रिलीजन हैव इक्वल स्टेटस, हर एक रिलीजन को इक्वल स्टेटस दिया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हिंदुस्तान सिखों का हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, सिख है भी रहेंगे, मुसलमान भी रहेंगे। ये राज्य सबके लिए, किसी एक के नाम पर नहीं चलेगा कि हमने हिंदू राष्ट्र बना दिया, हमने मुसलमान राष्ट्र बना दिया, अब भारत मुसलमान राष्ट्र हो गया, ऐसा नहीं है। ये राष्ट्र क्या है, सबका अधिकार देता है, इसलिए यहां पर सेक्युलरिज्म लगता है। वी फॉलो सेक्युलरिज्म, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहीं ना कहीं क्या करते हैं, सेक्युलरिज्म को फॉलो करते हैं। इट इज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म को ऐड करवाया गया है। द गवर्नमेंट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अमॉन्ग एनी रिलीजन। अब यहां पर जो गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है, वह क्या नहीं करती, डिस्क्रिमिनेट नहीं करती। किसके बीच में, रिलीजन के बीच में। जो भी रिलीजन है हमारे यहां पर, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोगों के लिए क्या किया जाता है, इक्वली हम क्या करते हैं, लोगों की बातें करते हैं। हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। मान लो कि किसी ने कुछ गलत कर दिया, किसी ने किसी के बारे में कुछ ऐसा गलत कहा, तो मुस्लिम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हिंदू लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, ताकि उन लोगों के बातों को सुना जाए और देखा जाए गलत क्या है, सही क्या है। It wants all religions to remain and prosper in the country। ना सभी का क्या हो, prosperity, ना prosperity से मतलब prosper का मतलब होता है समृद्ध होना। तो यहां पर क्या है, it does not support ना, अब देखिए it wants all religion, ये क्या चाहता है कि सारे की सारे रिलीजन जो हैं remain ना, religions to remain and prosper, मतलब वो एक जैसे रहें और समृद्ध हो। कहां पर, अपने कंट्री में, अपनी देश में। स्वाभाविक है, जिस राष्ट्र में हम लोग रह रहे हैं, अगर हम उस राष्ट्र की कल्पना करते हैं तो उस राष्ट्र में हम यही चाहेंगे ना कि यहां पर जितने भी लोग रह रहे हैं वो लोग कैसे हो, बहुत बढ़िया हो, समृद्धशाली हो, पैसा हो, हर चीज अच्छी हो, अच्छे पकवान खाएं, हर आदमी अच्छे से रहे। लेकिन क्या होता है ना कि जब हम कोई चीज किसी पर थोपते हैं वो गलत है, कि भाई तुम हमारे धर्म को चुन लो, मैं तुम्हारे धर्म को क्यों चुनूं। तो यहां पर जो बात आती है वो गलत होती है। इसलिए सेक्युलरिज्म जो है इसलिए बनाया गया है, जहां सभी धर्मों के लोगों को आजादी है कि वे लोग क्या करें, बहुत अच्छे तरीके से रह सकें, उन लोगों में ऐसा भेद ना आए। लेकिन उसके बाद भी कुछ हिंदू हैं, कुछ मुसलमान हैं, कुछ सिख हैं, जिनके अंदर जहर घुलता रहता है और उसकी तरीके से, उसके उस तरीके से उनके माइंड में जो चीजें चलती हैं साइकोलॉजिकल तौर पे, वही टेररिज्म का काम करने लग जाती हैं। इसलिए कहीं ना कहीं दिक्कतें आ जाती हैं। तो इट डज नॉट सपोर्ट और फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजन, और कहीं ना कहीं वो क्या नहीं करता है, सपोर्ट और फेवर, वो कहीं ना कहीं ना तो कोई सपोर्ट करता है ना कोई फेवर करता है किसी पर्टिकुलर रिलीजन को। हॉलिडेज आर गिवन फॉर फेस्टिवल्स फॉर ऑल रिलीजन, ऐसा नहीं होता। अब देखिए, मान लीजिए कि संडे है, संडे की छुट्टी होती है, अब फ्राइडे के समय शायद मुसलमान लोगों को छुट्टी चाहिए तो उनकी भी छुट्टी दी जाती है। ऐसा नहीं है, हर जगहों पे आप देखो तो हर धर्म के अनुसार छुट्टियां रहती हैं। आप देख सकते हो कि मुस्लिम्स जो होते हैं वो 5 बार नमाज पढ़ते हैं। तो अगर वो कोई भी ऑफिस जाए, भारत में कोई भी ऑफिस हो, चाहे वो लोग IAS हो, चाहे वो लोग कहीं पे भी हो, चाहे वो टीचिंग की जॉब कर रहे हैं, जो भी हो, वहां पर वो लोगों को अलाउड है कि वो अपनी नमाज पढ़ सकते हैं हर समय, उनको 5 समय के हिसाब से। मतलब भारत उनको अलाउ करता है, भारत अलाउ करता है हिंदू लोगों को कि वो अपने रैली निकालें, है ना, जुलूस निकालें, राम बारात निकालें, ठीक है। यानी यहां पर हर रिलीजन को क्या है, उनको अधिकार दिया है। हॉलिडे दी जाती है, हॉलिडे का मतलब जानते हैं ना, संडे के दिन अलग होता है, फ्राइडे का दिन अलग, मंगलवार का दिन अलग, ठीक है। इट प्रमोट्स पीस एंड हार्मनी सोसाइटी, और कहीं ना कहीं क्या होता है, यह शांति और साथ ही साथ समन्वय को हमारे समाज में क्या करता है, लाके रख देता है। इट स्ट्रेंथन, ये क्या करता है, स्ट्रेंथन करता है। स्ट्रेंथन का मतलब क्या होगा, स्ट्रेंथन का मतलब होता है कहीं ना कहीं कोई चीज को मजबूत करना, है ना, शक्तिशाली बनाना, ठीक है। यूनिटी इन द कंट्री, यूनिटी ऑफ द कंट्री ना, इन नहीं, ऑफ आ जाएगा, यूनिटी ऑफ द कंट्री, जो हमारे देश की एकता है, इंटीग्रिटी है, उसको क्या करता है, ये
कहीं ना कहीं मजबूत बनाता है, ठोस बनाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे सेक्युलरिज्म क्या होता है। ठीक है, मेरे हिसाब से आप लोग सब चीजों को समझ गए हो, हर एक चीज आपके दिमाग में आ गई होगी। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब चलिए हम आते हैं वर्ड स्टडी में, जो दिया है पेज नंबर 39 पे। आप लोग जल्द से जल्द पेज नंबर 39 को ओपन कर लें, डिक्शनरी लेकर बैठ जाइए। करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इन वर्ड्स की स्पेलिंग सही करनी है। अब यहां पर पहला वर्ड तो बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट सही है, तो इस पे अपन को ज्यादा मेहनत नहीं करनी, अपॉर्चुनिटी है। मान लो अगर एग्जाम में ऐसा आ जाए OPPORTUNITIY, ऐसा अगर आ जाए, अगर EIY आ जाए तो आप आई हटा दीजिएगा, है ना। अभी तो बुक में बिल्कुल मेरे को जो मैंने किताब आपकी देखी है वहां पर एग्जैक्टली यही दिया हुआ है, तो आप लोग समझ सकते हैं उन्होंने सही दिया है। अब आगे आते प्रोडिजियंस, तो कुछ ऐसा होता नहीं है। देखिए प्रोडिजियस की स्पेलिंग जो होती है वो होती है क्या, देखिए अपॉर्चुनिटी बिल्कुल सही है। प्रोडिजियस की स्पेलिंग में सिर्फ आपको IGIOUS जोड़ना है ना, N नहीं आता है। ठीक है, क्या है स्पेलिंग, PRODEGEONS, ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या करना है, इसको आई बनाओ, ठीक है, इसको भी आई बनाओ बस, और एन को हटा दो, और कुछ भी नहीं करना आपको। अब यहां पर आता है बिगिनिंग, है ना, अब शुरुआत होना। अब भाई इतना बड़ा लंबा चौड़ा तो प्रोडिजियस समझ में आ गया, अब बिगिनिंग। अब ये बहुत कंफ्यूजिंग है आप लोगों के लिए, इसलिए कंफ्यूजिंग है क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है बिगिनिंग तो सर सही लग रहा है, अपॉर्चुनिटी का बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल सही नहीं है ये। इसमें आएगा BEGINNING, ना, तो ये बिल्कुल सही तब होगा। आप देखिए यहां पर कैसा होगा, BEGINNING दिया है आपको। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, इसको सही करना है। तो यहां से क्या करो, यहां से सबसे पहले हटाओ आई को। ठीक है, आई को हटा दो आप, और क्या ऐड करो यहां पर आप लोग ऐड कर दो क्या, आई, अब डबल एन कर दो, और यहां पर भी आई लगा दो। बस आप लोगों को ये आई यहां नहीं लाना है, इस आई को यहां लेकर जाना है। सिंपल तौर पे आपने कर लिया। अब देखिए कर्वेचर, जो कर्व्ड होता है, बहुत ज्यादा घुमावदार होता है, तो यहां पर क्या होगा, ACEOUS ना। अब यहां पर सिर्फ ई की मिसिंग है, तो ई ध्यान में रखिए। हैट्रेड में ई नहीं आता यहां पर, तो क्या होगा, हैट्रेड हो जाएगा। एंटेम कुछ भी नहीं होता, एंथेम होता है ना, सॉन्ग सुना होगा आपने, राष्ट्रगान सुना होगा। ठीक है, तो यहां पर सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। लुक अप अ डिक्शनरी, आप लोग क्या करो, अपनी डिक्शनरी को खोलो एंड राइट 2 मीनिंग्स ऑफ ईच, और हर का एक एक मीनिंग लिखो फॉलोइंग वर्ड्स का। द वन इन विच इट इज यूज, एक जहां पर उपयोग हुआ है इन द लेसन, एंड द अदर विच इज मोर कॉमन, और जो बिल्कुल भी क्या है, बहुत कॉमन है, बहुत सामान्य है। तो मतलब आपको एक जो बुक में यूज हुआ है वो मीनिंग लेना है। ठीक है, और अगर ना भी मिले, मान लीजिए ना मिले, तो कोई इश्यू नहीं है। मेन चीज आपका टारगेट यहां पर ये है कि आप इसका मीनिंग जानो, है ना, एग्जाइल का मीनिंग क्या होता है। तो यहां पर देखिए 2 मीनिंग है। एक, द स्टेट ऑफ बीइंग स्पेल्ड, है ना, यहां पर मतलब आपको निकाल दिया गया हो, स्पेल्ड मतलब बाहर कर दिया हो आपको। और लॉन्ग एब्सेंस, यानी बहुत लंबे समय तक की ना मौजूदगी होना, एग्जाइल हो जाना, मतलब किसी जगह में आप बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं हो, या आपको किसी राज्य से निकाल दिया गया हो ना। इसके 2 मीनिंग निकल कर आते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है द स्टेट ऑफ बीइंग एक्सपेल्ड, है ना, एक ऐसे राज्य जहां पर आपको एक्सपेल्ड कर दिया हो ना, एक ऐसा स्टेट ना। आप स्टेट का मतलब ये समझ सकते हैं किसी अवस्था हो ना, स्टेट ऑफ बीइंग स्पेल्ड ना, ऐसी स्टेट, तो आप उसको इस तरह राज्य मत लेना, स्टेट की बात हो रही है यहाँ पे, अवस्था की बात हो रही है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिग्री। अब भाई यहाँ डिग्री की बात नहीं हो रही, यहाँ हो रही बात डिग्री की। डिग्री क्या होता है, एन ऑफिशियल ऑर्डर ना, एक तरीके का ऑफिशियल ऑर्डर होता है। ठीक है, जो कि इशू किया जाता है लीगल अथॉरिटी के द्वारा, है ना, जो हमारी वैधानिक अथॉरिटीज होती है, कार्यपालिका या कार्य करने देखने वाले लोग जो होते हैं, जिसको क्या करते हैं, उसको लीगली इशू करते हैं, उसको हम डिग्री कहते हैं। अ जजमेंट और डिसीजन ऑफ लॉ कोर्ट, या आप कह सकते हो कोई भी जजमेंट, है ना, जो लिया गया है, या कोई भी डिसीजन लिया गया है, किसके द्वारा, लॉ कोर्ट के द्वारा लिया गया है ना। यानी एक तो होता है ऑफिशियल ऑर्डर जिसको इशू किया जाता है ना, लिया जाता है लीगल अथॉरिटी के द्वारा, ये तो कॉमन हो गया। लेकिन अ जजमेंट, या आप कह सकते हो कोई डिसीजन लेना, किसी के द्वारा या किसी लॉ कोर्ट के द्वारा एक डिसीजन लेना। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई होगी।
स्ट्रीम, अब देखिए आप लोग ये तो समझ गए होंगे एक स्ट्रीम तो हमारी बोलते हैं कि हम इस स्ट्रीम में पढ़ते हैं क्लास 7 क्लास 8, तो ठीक है स्ट्रीम आप लोग को सुना होगा, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग क्या निकल कर आता है? एक तो मीनिंग होता है एक स्ट्रीम टू मूव कंटिन्यूअली इन फ्लो, है ना। एक स्ट्रीम का मतलब स्ट्रीम ऑफ वाटर, मतलब कोई भी चीज को ना एक कंटिन्यूटी के साथ बहना, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लो ना। कंटिन्यूटी के साथ जो बहने वाली फ्लो होता है उसको हम स्ट्रीम कहते हैं। तो फ्लो का मतलब होता है बहाव, और एक होता है स्मॉल रिवर। स्ट्रीम को हम स्मॉल रिवर, आपने सुना कि स्ट्रीम है मेरे घर के पास में एक छोटी सी रिवर है, तो आप उसको इस तरह भी डिनोट कर सकते हो। तो स्ट्रीम का एक मतलब होता है कंटिन्यूसली फ्लो में जाना, और एक होता है इसका मतलब निकल कर आता है अ स्मॉल रिवर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है डिस्पेयर, है ना। अब इसका मतलब क्या होगा? कंप्लीट लॉस और लॉस ऑफ होप, है ना। आशाओं का चले जाना, खत्म हो जाना, या पूरी तरीके से क्या होना, कोई भी चीज का आपके पास नुकसान हो जाना। और विदाउट होप, या एक मतलब होता है जहां पर कुछ आशा ही नहीं है, एकदम डिस्पेयर में रह रहे हो, कोई होप नहीं है, कोई आशा नहीं है, मेरे पास जिंदगी में कुछ लेने का देने का कुछ मतलब ही नहीं है, मेरी जिंदगी बर्बाद है ना, डिस्पेयर में रहना। और एक जहां पर आपकी जो पूरी होप है वो गायब हो गए ना, कंप्लीट लॉस, आपको बहुत बड़ा नुकसान हो गया, डिसअपियर। तो दो मीनिंग यहां पर निकल कर आती है, बिल्कुल मिलती जुलती है, पर डिक्शनरी को खोलेंगे तो दो मीनिंग आपको निकल के वहां मिल जाएगी। अब एक मतलब होता है रिंग। अब रिंग क्या है? अब देखिए, अ सर्कल ऑफ एनी मटेरियल और एनी ग्रुप ऑफ थिंग्स और पीपल इन सर्कुलर शेप और अरेंजमेंट, है ना। अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है? अ सर्कल ऑफ एनी मटेरियल, किसी भी मटेरियल के द्वारा कोई सर्कल बनना, ठीक है। और एनी ग्रुप ऑफ थिंग्स, आप उसको कोई ग्रुप ऑफ थिंग भी मान सकते हो, या पीपल इन सर्कुलर शेप, या लोगों का खड़ा होना कैसे सर्कुलर शेप में, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। और अरेंजमेंट भी कह सकते हो। अब रिंग का मतलब टेलीफोन समबडी, मतलब किसी को कॉल करना। मैंने मम्मी को रिंग किया है, मम्मी ने अभी तक रिप्लाई नहीं किया, तो बात यहां हो गई टेलीफोन की रिंग। तो दो तरीके की रिंग होती है, एक रिंग तो, और एक और रिंग होती है इसका मतलब जानते ना, हाथ में अंगूठी पहनाने वाली, तो उसको भी आप सर्कल ऑफ एनी मटेरियल मान सकते हो, जहां पे अंगूठी में आप अंगूठी कहते हो, उसको रिंग कहते हो। तो दो तरीके से रिंग, एक रिंग का मतलब होता है जहां पे हम किसी को कॉल करते हैं, और एक रिंग जो हम हाथ में पहनते हैं, या एक सर्कुलर तरीके से किसी लोगों का खड़ा होना रिंग में, है ना। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करने वाले हैं, चलिए एक नजर देख लेते हैं। यहां पर दिया है वर्ड फॉर्मेशन, तो अब हम क्या करेंगे, वर्ड को फॉर्म करना चालू करेंगे। अब जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुल ना, सेंटेंसेस दिए हैं यहां पर। अब ये जो सेंटेंसेस है उसको आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है और समझना है। अब यहां दिया है, I am not unmindful that some of you have come here out of a great trials and tribulations। ठीक है, ये सेंटेंस हमने पढ़ा। अब अगर मैं बोलूं, अभी मैं ट्रांसलेशन करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहां पर चल क्या रहा है। असल में यहां पर ये बात चल रही है कि कुछ एक ऐसे वर्ड्स हैं ना, जैसे माइंड हो गया, जैसे माइंड हो गया हमारा, ठीक है। अब हम माइंड में क्या जोड़ेंगे, क्या ऐड करेंगे, जिससे एक न्यू वर्ड बनेगा। अब जैसे मैंने बोला आई एम नॉट अनमाइंडफुल ना, मैं अनमाइंडफुल नहीं हूं। अब आप बोलोगे इसका मतलब क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि मैं होश में नहीं हूं, अवेकन नहीं हूं। अब यहां पर क्या करा गया है, इस बात को सजेस्ट करने के लिए हमने यहां पर माइंड वर्ड जो है, पर्टिकुलरली जो माइंड है ना, ये माइंड लिया हमने। तो हमने माइंड में क्या करा, आगे हमने क्या जोड़ा, अनजोड़ा, ठीक है। आप देख पा रहे हो अनमाइंड, और बाद में क्या जोड़ा, फुल जोड़ा। तो यहां पे कहीं ना कहीं क्या होता है, हम कुछ ऐड करते हैं, कुछ जोड़ते हैं पीछे से और आगे से, और कहीं ना कहीं एक वर्ड जो है, एक न्यू वर्ड फॉर्म हो जाता है ना। अब माइंड तो हमको पता है मन, लेकिन जब हम अनमाइंडफुल बोलते हैं तो कहीं ना कहीं समझ में आ जाता है ना, अवेकन ना होना। अब यहां पर क्या कह रहा है, आई एम नॉट अनमाइंडफुल, ऐसा नहीं कि मैं अवेकन नहीं हूं। तो आप देख पाओगे कि in this sentence given above the word unmindful is derived from the mind ना, ये mind से derive हुआ है, जहां पे हमने ऐड किया है प्रीफिक्स अन ना। आप देख पा रहे हो यहां पर एक प्रीफिक्स दिया है अन, ठीक है, और सफिक्स दिया है फुल। तो ऐसे ही आपने देखा होगा कि कैसे हम वर्ड्स को बनाते हैं ना, कैसे हम चेंज करते हैं। जैसे कॉन्सेप्ट है तो कंसेप्शन बन जाता है उसका, ठीक है, माइंडफुल है ना। तो कितनी सारी चीजें होती है जिसको हमको समझना पड़ेगा। तो यहां पर हम ऐसे ही कुछ करने वाले हैं। और यहां पर जो माइंड है, अब जैसे मैंने बोला अन माइंड फुल,
ठीक है। तो माइंड जो है कहीं ना कहीं रूट वर्ड है, आप देख पा रहे होगे ना, माइंड रूट वर्ड है। उसके आगे और पीछे क्या कर रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं और उसको क्या बना रहे हैं, पर्टिकुलरली एक न्यू वर्ड बना रहे हैं। है तो वही वर्ड माइंड, मन, लेकिन हमने ऐसा कुछ जोड़ा जिससे हमको समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं मन है ही नहीं ना, वो अवेकन नहीं है, जागृत अवस्था में नहीं है। तो यह बात जो है कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए यहां पर क्या दिया है, फाइंड आउट द रूट वर्ड्स एंड द प्रीफिक्स सफिक्स एडेड टू इन द फॉलोइंग वर्ड्स, है ना। अब आपको क्या करना है, यहां पर ना कहीं आप लोगों को प्रीफिक्स देखना है, सफिक्स देखना है ना, जो इसमें ऐड किया गया हो। अब जैसे मोमेंटस हो गया, ठीक है। अब आपको पता है क्षण, अब मोमेंट तो क्षण होता है या कुछ एक अवधि होती है, लेकिन अब यहां पर मोमेंटस बना के हमने उसको क्या बना, इंपॉर्टेंट ना। अब एक मोमेंट अलग चीज होती है, मोमेंटस का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा आवश्यक। तो कहा ना आप लोगों ने कुछ ऐसा जोड़ दिया जिससे क्या हुआ, एक मोमेंट वर्ड जो है वो चेंज हो गया। तो हमने उपसर्ग प्रत्ययों का यूज किया है, आप लोग जानते हो, ठीक है। तो अब जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे हो कि सफिक्स जो होता है ना, जो पीछे लगता है, पीछे से जो हम लगाते हैं उसको सफिक्स कहते हैं, जो आगे से लगाते हैं उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, तो पीछे से लगाने वाला सफिक्स होता है। तो अब देखिए यहां पर क्या है, मोमेंटस, है ना। अब देखिए तो हमने क्या करा, यहां पर रूट वर्ड क्या हुआ हमारा, मोमेंट, और यहां पर ये जो वर्ड हो गया हमारा आखिर का क्या होगा, सफिक्स हो जाएगा। राइटियसनेस होता है, अब यहां पर हमारा रूट वर्ड क्या होगा, राइट हो जाएगा, बिल्कुल। और हमने यहां पर क्या जोड़ा, OUS ना, ईएसनेस मानते हैं लेकिन मेन वर्ड हमारा OUS होता है, ठीक है। तो हमने ये पर्टिकुलर चीज को ऐड करके उसको बनाया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या दिया है, कम्युनिटी ना। अब यहां पर कौन सा ऐसा वर्ड लिया जिससे कम्युनिटी बना, देखिए जब हमने कॉमन में ना इटी जोड़ा, हमने इटी जोड़ा है ना, कम्युनिटी, तो क्या हुआ, वो कहीं ना कहीं कम्युनिटी बना, ठीक है। अब वही है कि जब हम कोई भी चीज को जोड़ते हैं, बनाते, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, क्या बोलोगे सर, कॉमन है ये, और उसके बाद आपने निटी लगा दिया, वैसे तो ITY लगा है। तो कुछ रूल्स और डेप्थ में होते हैं, जब हम कोई वर्ड को चेंज करते हैं तो कुछ चीज का लोप हो जाता है। अब जैसे कि अगर आप यहां पर आओ, अभी सेग्रीगेशन है, तो सेग्रीगेशन कैसे बना, सेग्रीगेट वर्ड है और शन जुड़ गया, ठीक है। अब ये से परसिक्यूशन है ना, तो अब परसिक्यूशन में हमने क्या करा, मेन वर्ड क्या है, परसिक्यूट, और यहां पे TION जोड़ के हमने क्या करा, उसको बना दिया अच्छे तरीके से। तो पर्टिकुलरली क्या हुआ, टर्म बन रहा है ना, कुछ एक वर्ड बन रहा है, उसका सेंस बदल रहा है। अब जैसे डिस्क्रिमिनेशन हो गया, तो हमने यहां पर क्या करा, डिस्क्रिमिनेट हमारा रूट वर्ड था, बाद में हमने क्या सफिक्स जोड़ा, शन जोड़ा, TION जोड़ दिया, ठीक है। नलिफिकेशन है, अब यहां पर क्या हुआ, नल और इफिकेशन बनाया, है ना। हमने क्या करा, इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, एक न्यू वर्ड जो उसको हम फॉर्म कर रहे हैं। अब जैसे मार्वेलस है, तो क्या हुआ, मार्वेलस का रूट वर्ड हो जाएगा OUS, यहां पर उसका कहीं ना कहीं सफिक्स हो जाएगा। फ्रीडम हो गया, फ्रीडम में हमने क्या करा, फ्री इसका रूट वर्ड हो गया, और डम जो है वो इसको जोड़ के बनाया गया है, ये सफिक्स हो गया। तो ओवरऑल आप यहां पर क्या देख पा रहे हो, ओवरऑल आप यहां पर समझ पा रहे हो कि किस तरह से एक वर्ड जो है फॉर्म होता है। और इसके लिए ना आप लोगों को सबसे बढ़िया काम जो करना है वो ये है माय डियर स्टूडेंट्स, कि आप प्लीज डिक्शनरी को एक बार देख सकते हो, ठीक है। डिक्शनरी देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां पर दिया है वर्ड मीनिंग, है ना, शब्दों का अर्थ। अब आप लोगों को अभी वर्ड फॉर्मेशन मैंने सिखा दिया कि ION, ठीक है, कितने सारे TION जुड़ता है, बहुत सी चीजें जुड़ती जाती हैं, सफिक्स जुड़ता है, प्रीफिक्स जुड़ता है, तो एक वर्ड नया फॉर्म होता है। अब हम वर्ड मीनिंग पर आ रहे हैं। अब आप लोग बोलोगे सर ये वर्ड मीनिंग क्या है, अब देखिए, मैच द वर्ड गिवन इन कॉलम ए। अब ये जो कॉलम ए है और कॉलम बी आपको दी हुई है, यहां पर आपको क्या करना है, मैच करना है वर्ड जो दिए हैं कॉलम ए में, ठीक है, और कॉलम बी में। तो जैसे कि ये वर्ड है लेजिटिमेट हो गया, ठीक है, थ्रेशोल्ड हो गया। तो यहां पे कुछ पर्टिकुलर वर्ड जो हैं वो आप लोगों के लिए दिए हुए हैं। अब आप लोगों को क्या करना, इन वर्ड्स की मीनिंग यहां पर ऊपर नीचे दिए हैं, अब आप लोग ना उनको मैच करोगे, ठीक है, ऐसे ऐसे करना। लेकिन मैंने आपके लिए डायरेक्टली आंसर यहां पर रख दिए हैं। तो देखिए अब जैसे लेजिटिमेट है, तो लेजिटिमेट वैधानिक, अब यहां पर क्या आपको लगता है, कंपेंसेटिंग फॉर द फॉल्ट, क्रुएल्टी, अकॉर्डिंग विथ लॉ, है ना, यहां पर कोई एक तो होगा। तो अब यहां सामने नहीं दिया है कुछ भी, तो अब आपको मैच करना है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम क्या करने वाले हैं, मैच द कॉलम, है ना। अब मैच द कॉलम में मैंने ऑलरेडी यहां पर आंसर्स दे दिए हैं,
ज्यादा आप लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कॉलम ए और कॉलम बी है, तो यहाँ पर लेगिटिमेट का मतलब होता है इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, है ना, लॉ के अनुसार, लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, लॉ का मतलब क्या होता है? लॉ का मतलब होता है कानून। थ्रेशोल्ड, अब थ्रेशोल्ड का मीनिंग क्या? द पॉइंट जस्ट बिफोर अ न्यू सिचुएशन, मतलब एक ऐसा बिंदु जो किसी सिचुएशन के पहले आता हो, ना, किसी, क्या कह सकते हो आप, कोई परिस्थिति है उसके आगे आ जाना ना, इनएक्सट्रिकेबली, है ना, क्लोजली बाउंड। अब देखिए बाउंड का मतलब जुड़ा होना, क्लोजली मतलब बहुत पास पास, तो क्लोजली ना बहुत, जो बहुत पास पास होता है। स्टैगर्ड की हम बात करते हैं ना, वॉक और मूव अनस्टेडीली, है ना, या मतलब बहुत ज्यादा हिलना डुलना, है ना। रिडेम्पटिव का मतलब फ्री हो जाना या फ्रीडम, ठीक है। ऑपरेशन का मतलब क्या होगा? अनप्लेजेंटली हार्श, ना, बहुत ज्यादा, क्या है, बहुत ज्यादा हार्श, बहुत बुरा। ट्रैंक्विलाइजिंग का मतलब क्या होगा? बिकमिंग काम, ना, आपको बहुत ज्यादा शांत होना है। मोल हिल, स्मॉल पाइल ऑफ अर्थ, है ना। जैंगलिंग का मतलब था क्रियोलिटी। इसके बाद आएगा इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन का मतलब होता है कंपेंसेटिंग फॉर द फॉल्ट्स, ना, कोई भी फॉल्ट्स के लिए मुआवजा देना। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हो फ्री करना किसी को। तो ओवरऑल यहां पर मैच द कॉलम था। चलिए अब हम फ्रेज को देखते हैं। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि फ्रेजेस क्या होते हैं, इनकम्प्लीट वर्ड्स होते हैं ना, आप कह सकते हो वाक्यांश। अब रीड द लेसन केयरफुली, आप लोगों को क्या करना है? पूरे लेसन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। एंड फाइंड आउट, और क्या करना है आप लोगों को? फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट का मतलब क्या होता है? ढूंढना है, ठीक है। फाइंड आउट का मतलब क्या होता है? ढूंढना है। द सेंटेंसेस, आपको शब्दों को ढूंढना है, इन विच द फॉलोइंग फ्रेजेस हैव बीन यूज्ड, है ना, जिनको यूज किया गया है। यूज द फ्रेज इन सेंटेंस ऑफ योर ओन, और आपको क्या करना है? खुद से फ्रेजेस को यूज करना है। अब जैसे दिया है सो फार एज, है ना। अब देखिए सो फार एज का मतलब इस हद तक की, ऐसा इसका मतलब निकल कर आता है। अब जब हम उसको सेंटेंस में यूज करेंगे तो वो कैसा सेंस निकालता है, देखते हैं। मैंने बनाया सो फार एज भार्या इज कंसर्न्ड आई विल लिसन टू हिम, है ना। जितना हम बात करते हैं, जितना मेरे नजरिए से अगर मैं देखूं, अगर मैं बात करूं भार्या को लेकर, तो आई विल लिसन टू इट। अगर भार्या की बात है, भार्या को लेकर चिंता युक्त बात हो रही है, सो फार एज, ना, इस हद तक, इस हद तक अगर हम बात करें भार्या के, है ना, तो मैं क्या करूंगा? उसको सुनना पसंद करूंगा, ठीक है। ब्लो ऑफ, अब ब्लो ऑफ का मतलब ये होता है कि नेग्लेक्ट कर देना या खारिज कर देना। अब इसको हम कैसे यूज करेंगे? जाई ब्लू ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स विच केम इन जियाज वे, है ना। अब क्या? हटा देना, आप खारिज कर देना, हटा देना। तो यहां पर जाई जो है ना, जाई, या आप उसको जय भी पढ़ सकते हो, जय। अब देखिए कुछ जगहों पे जाय भी पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम इंग्लिश की बात करें तो जय पढ़े तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, जय, ठीक है, क्योंकि वर्ड ऐसा है। आप लोग नाम को कैसे भी पढ़ सकते हो, डिपेंड आप पर करता है। जैसे राम है तो कुछ लोग रामा पढ़ते हैं। अब जय है ये, तो जय के लिए आप जे वाई भी लेते हैं, यहाँ पर जे आई लिया है। तो नाम को लेकर कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा, नाम में चल जाता है। तो जय आप लोग जैसे भी पढ़ना चाहें अपने हिसाब से ये नाम ले सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ में नमन कर दो, ठीक है, कोई भी नाम ले सकते हो आप। तो नमन मान लीजिए, नमन कर दो, है ना, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो ब्लू ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स विच केम इन जियाज वे। अब हमने ब्लू को क्यों किया यहाँ पर? देखिए ब्लो है ना, अब क्या है, पास्ट में लेकर गए, तो हमने क्या करा, यहाँ पर ब्लो को क्या कर दिया? ब्लू कर दिया। तो उसने क्या करा? हटा दिया। किसने हटा दिया? जय ने। पूरी समस्याएं जो है वो हटा दी, ठीक है। आप अगर चाहे तो ये भी कर सकते, समस्याओं को क्या करा? जय ने हटा दिया, जो कि उनके रास्ते में आ रहा था। किसके? जिया के रास्ते में आ रहा था, एकदम ब्लो ऑफ कर दिया, है ना। तो फूंक के हटा दिया, ऐसा नहीं, मतलब हटा ही दिया है। अब आगे बढ़ी, कूलिंग ऑफ, है ना। अब जैसे आप लोग सुनते होंगे कूलिंग ऑफ, है ना, एकदम शांत कर देना, किसी को कूल्ड ऑफ कर देना। तो इसका क्या होगा? मंजू, है ना। अब देखिए मंजू है, आप उसको मनुज भी कर सकते हो, अनुज कर सकते हो, जो आपके मन में है ना। तो गेव हर द मेडिसिन ऑफ कूलिंग ऑफ, है ना। क्या करा उसने? मेडिसिन दिया जिसके द्वारा वो शांत हो, कूलिंग ऑफ हो जाए। सीक टू का मतलब क्या होता है? खोजें ना। अब जैसे देखना, है ना, खोजें, देखना ना। सीक टू से आप ये समझते थे किसी को देखना, खोजना, है ना, ध्यान से पता लगाना। तो अनुज एडवाइज रंजू टू सीक टू द गोल फॉर लाइफ ना। अंजू ने एडवाइस किया रांझू को ना। बहुत से नाम है, आप लोग चाहें तो कोई भी नाम यूज कर सकते हैं, मैं तो ऐसे ले लिए हैं।
तो अंजू ने एडवाइस किया रंजू को कि वो देखे या खोजे क्या अपने जीवन के गोल्स को। तो आप इसको देखना भी ले सकते हो, देखने के तौर पे भी ले सकते हो, है ना, या आप उसको अलग तरीके से भी ले सकते हो, इंस्टेड ऑफ। अब इंस्टेड ऑफ का मतलब क्या होता है, के बजाय, है ना। अब मैं बोलता ना इंस्टेड ऑफ गोइंग देयर, वहां जाने की बजाय ऐसा करो यहां आ जाओ, तो यहां पर ये वर्ड आएगा। तो रितिका सेड, अब रितिका क्या कहती है, शी वुड गो विद रश्मि इंस्टेड ऑफ रोशन। तो रितिका कहती है कि वह जाएगी किसके साथ, रश्मि के साथ, किसके बजाय, रोशन के। मतलब रोशन के साथ नहीं जाएगी, वो किसके साथ जाएगी, रश्मि के साथ जाएगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर दिया है बाउंड टू, मतलब करने के लिए बाध्य है ना, आप लोगों को बाउंड कर दिया जाए, एकदम बाइंड अप कर दिया जैसे करना ही है। तो यह भी एक फ्रेज है, और बाउंड टू का मतलब क्या होता है, बाध्य करना। तो यहां पर क्या दिया है, ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर स्ट्रांगली बाउंड टू देयर फैमिलीज। यानी यहां पर जितने भी भाई हैं और जितनी भी बहनें हैं, वे सब जो है ना वो बहुत स्ट्रांगली क्या है, बाउंड हैं, किससे, अपनी फैमिलीज से। जो उनकी फैमिलीज होती है ना, जो उनके घर वाले हैं, उनसे कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा क्या है, बाउंड है या जुड़े हुए हैं, बाध्य हैं, है ना। बाउंड टू का मतलब आप बाध्य से भी कह सकते हो, जुड़े होना भी कह सकते हो, ठीक है। मतलब जहां पर आप अटैचमेंट की बात कर रहे हो, कनेक्ट करने की बात कर रहे हो। स्टैंड अप फॉर, है ना, का पक्ष लेना, है ना। कुछ लोग किसी और के लिए स्टैंड अप करते हैं, बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया। तो मनोज एंड दीपक ऑलवेज स्टैंड अप फॉर हेल्पिंग द नीडी। वो लोग क्या करते हैं, हमेशा जरूरतमंदों के लिए उनका पक्ष लेकर खड़े हो जाते हैं, उनकी मदद के लिए हमेशा क्या होते, खड़े हो जाते हैं, है ना। पक्ष लेकर खड़े हो जाना, तो स्टैंड अप, पक्ष लेना या खड़े हो जाना, बात वही है। क्वेस्ट फॉर, के लिए खोज, हम बोलते ना जिंदगी में क्या करना है, क्वेस्ट करना है, खोज करनी है, किसकी, आनंद की। तो यहां पर क्या होगा, द क्वेस्ट फॉर हैप्पीनेस गोज ऑन। जो खोज है किसकी, खुशियों की, वो हमेशा क्या होगी, आगे जाती रहेगी, चलती रहेगी। चलिए अब हम आते हैं ग्रामर वाले बात पे। पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब आप लोगों को क्या करना है, यहां पर सही फॉर्म ऑफ वर्ब जो है ना वो यहां पर डालना होगा, ठीक है। अब जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहां पर क्या दिया है, अलग अलग फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, ठीक है। तो इन द ब्रैकेट्स गिवन एंड कंप्लीट द सेंटेंस। अब आप लोगों को क्या करना है, यहां पर कुछ वर्ब्स हैं यहां पर ब्रैकेट में दिए, उनको देखना है, उनको फॉर्म करना है। रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स होते हैं ना, तो आपको समझना है क्या वर्ब यहां पे ऐड होगा, ठीक है। इसके लिए आपको टेंसेस की समझ होनी चाहिए। वर्ब्स एज पर टेंसेस ही कहीं ना कहीं ऐड होता है। तो हम इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं आप लोगों के लिए ग्रामर का सेशन लेकर आने वाला हूं, तो उस ग्रामर के सेशन के लिए आप लोगों को चिंता नहीं करनी है। अब यहां पर दिया पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग वर्ब्स को समझकर इन ब्रैकेट्स के हिसाब से देखा कि वर्ब है, अब उसको देखेंगे, सेंटेंस को देखेंगे। सेंटेंस को देखने के बाद उस वर्ब को यहां पर ऐड करेंगे कि कैसे करना। फाइंड का फाइंडेड होगा, फाइंड्स होगा, क्या होगा, ऐसा क्या करना है, ठीक है। तो चलिए, तो कंप्लीट द सेंटेंस मतलब पूरा सेंटेंस आपको कंप्लीट करना है। अब देखिए, द नीग्रो स्टिल हिमसेल्फ इन एग्जाइल इन हिज ओन कंट्री, है ना। अब नीग्रो क्या करते हैं, वो देखते हैं क्या खुद को, ये वो लोग ना बाहर रह रहे हैं, अपने कंट्री में रहते हुए भी रिफ्यूजी की तरह रह रहे हैं वो लोग। एग्जाइल का मतलब मैंने बताया ना, जहां पर ऐसा लगता है कि आपको देश निकाला मिल गया हो, तो उनको ऐसा लगता है अपने देश में वो देश के निवासी नहीं हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर पर्टिकुलरली स्टेटमेंट है, ठीक है। द नीग्रो स्टिल फाइंड्स, अपने आप को पाते हैं, तो फाइंड नहीं होगा, फाइंड्स होगा ये, ठीक है। तो फाइंड्स हो जाएगा, हमने सेंटेंस को समझा और हमने डाला। पीपल, ठीक है, टू हैव, अब देखिए, टू रियलाइज द प्लाइट ऑफ द नीग्रोस। अब आप लोग बोलोगे सर क्या करें, तो हम ऐसा करते हैं, चलो कम का कम डाल देते हैं। पीपल कम टू रियलाइज द प्लाइट ऑफ द नीग्रोस, ना, पीपल आए, उन्होंने रियलाइज किया, प्लाइट किसका, नीग्रोस का। नहीं, यहां पे हम क्या करेंगे, पीपल हैव कम टू रियलाइज, ना, वो आ चुके हैं रियलाइज करने पर, क्या, प्लाइट, किसका प्लाइट, नीग्रो का, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि कम, कैम और कम वापिस होता है यहां पर, तो हम क्या करें, यहां पे कम यूज करें, हैव लगेगा यहां पर, ठीक है, हैव कम लगेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सेंटेंस अलग फॉर्मेट में जा रहा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमने यहां पर हैव लगाया, इसके टेंसेस के हिसाब से हम उसको लेकर चलेंगे, ठीक है। तो परफेक्ट के हिसाब से जाएगा, तो यहां पर क्या हुआ, हैव कम लग गया। चलिए यहां पर क्या दिया है, वी विल नॉट until justice is done। अब यहां पर हम क्या करेंगे, सेटिस्फाई को
गेट सेटिस्फाइड कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है लेट फ्रीडम फ्रॉम द माइटी माउंटेन्स ऑफ न्यूयॉर्क। यहां पर रिंग रिंगी होगा क्योंकि यहां पर फ्रीडम जो है वो क्या करे, बजे कहां से, माइटी माउंटेन से ना, न्यूयॉर्क की। अब देखिए मार्टिन लूथर यहां पर अमेरिका प्राउड दिया है, तो हम क्या करेंगे, डू को बना देंगे क्या, डिड मेक फील। ठीक है, तो यहां पर रिंग है, रिंग का रिंग रहेगा, डिड मेक फील हो जाएगा, डू का डिड हो जाएगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पर ओवरऑल हो क्या रहा है, हमने क्या करा, हमने ना वर्ब्स को ओवरऑल क्या करा, उनके हिसाब से, टेंसेस के हिसाब से, पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से हम लोगों ने यहां पर एड ऑन किया है। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि ऐसा क्या हो रहा है कि सर ये सेटिस्फाइड हो गया लेकिन रिंग्स का रिंग्स नहीं हुआ, है ना, अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि यहां पर सर स्टिल फाइंड हिमसेल्फ होना था ना, यहां पर फाइंड्स क्यों कर दिया, और सर यहां पर रिंग है, रिंग का रिंग से क्यों नहीं हुआ। तो स्वाभाविक है, क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ होते हैं रूल और कुछ होते हैं नियम जो हमको समझने पड़ेंगे। अब जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं ना, हमने सुना होगा बहुत कॉमन, आपने अपनी मम्मी से कहा, ठीक है, आप लोगों ने अपनी मम्मी से कहा कि आई लव यू। ठीक है, आई लव यू, ठीक है, आई लव यू। तो आप लोगों ने मम्मी से कहा, पापा से कहा आई लव यू पापा, आई लव यू मम्मी। अब देखिए यहां पर हमने क्या करा, लव यूज किया। ठीक है, अब अगर मान लो कि मैं यहां पर ऐसे लिख दूं, इस तरह लगा दिया मैंने, ये खाली स्थान लगा दिया और यहां पे लिख दिया लव। मान लीजिए एग्जाम में ऐसा आ गया आपको, अब आप लोग बोलोगे सर यहां पर क्यों आपने ऐसा बनाया, इसके पीछे एक फैक्ट है। अब यहां पर आप लोगों को पता आई लव यू होता है, ठीक है, तो आप लोग लव यू लिखकर आ जाओगे, हाँ ये लव यू होता है। और मान लो किसी बच्चे को नहीं पता, उसने लिखा आई, उसने बोला नहीं नहीं कुछ तो ऐसा का ऐसे ही होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लव का लव तो हम लिख कर नहीं आएंगे, हो सकता है ये ब्रैकेट में दिया, तो उन्होंने लव्स लिख कर आ गया। अब अगर जो बच्चा लव्स लिख के आ गया ना, आई लव्स यू, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं ना, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में डिपेंड करता है, सिंगुलर प्लूरल पे डिपेंड करती हैं कुछ चीजें। तो आई जो है, आई के साथ लव्स नहीं लगता, आई के साथ हमेशा लव आता है ना, आप लोग समझ सकते हो। लेकिन अगर यहीं पर मान लीजिए ऐसा लिखा होता शी यू, ठीक है, और यहां दिया होता लव, तो अब जो बच्चा यहां पे लव्स लिख कर आएगा वो सही हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स क्या होता है कि ओवरऑल ये जो वर्ब्स हैं, वर्ब्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड, क्या कहना चाहिए, ये आपके ग्रामर के पार्ट हैं, ठीक है, इनको समझना बहुत कठिन होता है। अभी मैं आप लोगों को एक थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे देता हूं वर्ब्स के बारे में कि वर्ब्स होते क्या हैं, और उसके बाद हम पर्टिकुलरली क्या करेंगे, हम लोग एक पूरी वीडियो लेकर आएंगे वर्ब्स को लेकर, ताकि आप उन चीजों को समझ सको। अब जैसे मैंने बोला वर्ब, ठीक है, तो वर्ब में क्या होगा, देखिए थोड़ा बहुत डाउट आपका यहां पे मैं दूर कर देता हूं, वर्ब, ठीक है। अब यहां पर आपने देखा वर्ब दिया है, अब अगर आप वर्ब की बात करते हो तो वर्ब क्या होती है, क्रिया होती है, ठीक है। अब आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन होगा ना कि इतना सारा हमने कर लिया, अब यहां पे चेंजेस क्यों हो रहे हैं। अब देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि मेरा नाम वेदांत है, ठीक है, मेरा नाम वेदांत सही है, मैं एक अच्छा आदमी हूं, एक अच्छा लड़का हूं, ठीक है, मैं कहीं जा रहा हूं, मैं कहीं जा रहा था, मैं कहीं जा चुका, ठीक है, मैं टीचर हूं, मैं टीचिंग कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। तो क्या हो रहा है, एक अवस्था तो हमको समझ में आ रही है, सिंपल टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, तो ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो गई, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक की बात करें तो ये प्रेजेंट हो गया, ये पास्ट हो गया, ठीक है, ये फ्यूचर हो गया। तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि यहां पर मैं खड़ा हूं, ठीक है, आई एम अ टीचर, या मैं बोलूं कि मैं टीचर हूं, मैं पढ़ाता हूं, ठीक है, आई एम अ टीचर, आई टीच इंग्लिश ना। इस तरह से अगर कोई बच्चा बोला आई टीच इंग्लिश ना, आप लोग सुनते होंगे कुछ बच्चे से बोलते हैं आई टीचेस इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि आई एम गोइंग, लाइक एम ई एस, कहां हमको जोड़ना है, कैसे किसको हमको बनाना है, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर मैं पर्टिकुलरली एग्जाम्पल लेता हूं
कि अगर हम यहां पर ऐड करते हैं कोई भी चीज, प्रेजेंट का कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, ठीक है, कि प्रेजेंट में कुछ हो रहा है। अब जैसे कि मैंने बोला शी गोस, ठीक है। अभी हम बच्चों का एग्जांपल नहीं ले रहे, एक नॉर्मल एग्जांपल हमने ले लिया, शी गोस, मतलब वो जा रही है, मतलब प्रेजेंट में घटना है, प्रेजेंट डेफिनेट है, ये घटना है ना। प्रेजेंट इंडेफिनेट अगर हम बात करें, वो जा रही, कहां जा रही है, कैसे जा रही है, हमको नहीं पता, अनिश्चित है, लेकिन आप देख पाओगे शी गोस। अब अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि यहां पर ही चल रहा है, अब अगर हमको क्या करना है, अब हमको बताना है वो जा रही है। अब वो प्रेजेंट में है ना, प्रेजेंट की बात हो रही है, वो जा रही है। प्रेजेंट में अगर हम बात करें शी इज गोइंग, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर अवस्था चेंज हो गई, अवस्था आ रही ना, यहां पर शी गोज है और ये शी इज गोइंग हो गया। समझ में आ रहा है, मतलब वो जा रही है, जा रही है, वो शी इज गोइंग है तो प्रेजेंट का ही, प्रेजेंट में ही जा रही है। ऐसा नहीं है कि वो फ्यूचर की ओर जा रही है, कहीं फ्यूचर की ओर नहीं जा रही, वो जा रही है, शी इज गोइंग, है ना। शी गोज, वो जाती है, वो जाती है, ठीक है, वो जाती है, समझ में आता है ना। वो गई, वो जाती है, ये समझ में आ गया। लेकिन पर्टिकुलरली अगर वो जा रही है तो उसमें क्या हुआ, अभी वो खड़ी थी, मतलब वो जाती है ना, वो एक समझ में आ गया आपको, पर वो यहां पर अवस्था जाते हुए, वो जा रही है, समझ रहे हैं, शी इज गोइंग, उसको देख रहा है, तो यहां पर अवस्था चेंज हो रही है। तो जहां पर भी हम वर्ब्स की बात करते हैं, वर्ब भी डिपेंड करते हैं ना। अब वो जा रही, तो जा रही को गोइंग जो बताया हमने, ठीक है, गोज इस तरह दिखाया है ना। अब अगर वो जा चुकी है तो जा चुकी है, मतलब अब किसी ने क्या कहा, वो जा चुकी है, कोई खड़ा तो उसने बोला वो जा चुकी है वहां पर, तो शी हैज गॉन, अब वो भी प्रेजेंट में हुआ है ना। अब मैंने यहां पर बोला शी हैज गॉन, तो वो जा चुकी है, तो यहां पर क्या हुआ, प्रेजेंट में सब कुछ चल रहा है, लेकिन अवस्था और बदली, अब वो जा चुकी है, मतलब ऑलरेडी वो जा चुकी है, वो यहां थी, अब वहां जा चुकी है, वो अब वो वहां पर नहीं है, वो जा चुकी है, मतलब हो चुका है उसका काम। तो क्या हो रहा है, अब हमने गॉन यूज किया, तो आप एक चीज देख पाओगे कि हमने क्या करा, गो, गोइंग, गॉन, है ना, आप देख पा रहे हो, गो, गोइंग, गॉन, इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, वर्ब को चेंज कर रहे हैं। अभी ये नहीं बताऊंगा कि पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है ना, जैसे आप लोगों को पता है V1 फॉर्म, V2 फॉर्म, V3 फॉर्म होता है, V4 भी होता है, ठीक है। तो अभी आप लोग समझ गए होंगे ना कि क्या चल रहा है। ये डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस पे, टेंसेस पे डिपेंड करता है, अवस्था पे डिपेंड करता है ना। और वर्ब्स में भी बहुत सी चीजें होती है, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो हर जगह चल जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि काम होता है, कैम होता है, फिर कम आ जाता है ना, आप लोग समझ सकते हो। तो यहां पर क्या होता है, वर्ब जो है कहीं ना कहीं डिपेंड करता है टेंस पर, डिपेंड करता है रूल्स पर, और उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, चीजों को समझते हैं और फिर वर्ब्स को ऐड करते हैं। अब जैसे एक नॉर्मल सा उदाहरण मैंने आपको बताया था, है ना, एक नॉर्मल सा उदाहरण, अब एक और मैं आपको बताता हूं ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। अब जैसे मैंने बोला शी ठीक है, यहां पे मैंने एकदम खाली स्थान छोड़ दिया, और डाल दिया, ठीक है। तो अब आप लोगों के सामने दुविधा आ गई, क्योंकि अब हम लोग आपके एक्सरसाइज की लेकर नहीं बात करें, हमने एक अलग से क्वेश्चन बनाया कि वो जा रही है तरफ, मार्केट की तरफ। एक ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ गया होगा कि इज आया है यहां पर, इज, तो स्वाभाविक है गो का गोइंग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने टेंसेस पढ़े हैं, तो आपको पता है कि अवस्था है ये कि शी इज टुवर्ड्स मार्केट। तो अब अगर आप यहां पर शी इज गो लिख दो, शी इज गो, तो ये बनेगा नहीं। अगर मैं लिख दूं शी इज गॉन, तो भी सही नहीं होगा। हाँ, अगर मैं यहां पर कर दूं शी इज गोइंग टुवर्ड्स मार्केट ना, टुवर्ड्स द मार्केट यहां पर लगा दो, टुवर्ड्स द मार्केट भी लगा सकते हो, लेकिन सब एग्जांपल के तौर पर ही मैंने आपको बताया, शी इज गोइंग टुवर्ड्स द मार्केट। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर अवस्था के हिसाब से वर्ब चेंज होता है। अवस्था रूल है ना, रूल्स होते हैं, जैसे इस के साथ क्या होगा, एम क्या होगा, आर क्या होगा,
तो यहां पर ये एक हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या हो गया, ये एक हेल्पिंग वर्ब हो गया, है ना। तो एक मेन वर्ब गो हो गया। तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि वर्ब को समझना इजी है, पर थोड़ा सा आपको इसके रूल्स को देखना पड़ेगा। तो अभी हम इस वीडियो में इतना डेप्थ में नहीं जा पाएंगे। हाँ, बस आपके आंसर्स का जवाब मैंने दे दिया है कि ऐसा क्यों हुआ वहां पर, है ना। अब जैसे कि फाइंस कहीं पर आया, ठीक है, कहीं पर हमने सिर्फ रिंग ही डाला, क्यों, क्योंकि वो डिपेंड करता है ना, किस पे डिपेंड करता है, वर्ड पे डिपेंड करता है, सिंगुलर प्लूरल पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है कि हमको किसके साथ किसका यूज करना है ना, किस फॉर्म के साथ यूज करना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ कैसे यूज होगा। तो बहुत सारी चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखनी होंगी, ठीक है। तो मुझे लगता है यहां पर सब कुछ क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ हमने क्या करा, हमने हमारा सेशन कवर कर लिया है, ठीक है। आप लोगों को एक बात और बताना चाहूंगा, हमारे पास सारे टॉप कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप टॉप कोर्सेज यहां पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। आपका धन्यवाद।